Hello friends, welcome to XIS Monthly Current Affair Magazine classes from our very own current affair magazine, that is Current Express, and this is your one-stop solution for current affairs. We have covered all the major sources that are in front of your screen, and we are in month November. As I have already told you that June, July, August and September classes were very important because I have covered major static and basic concepts there, and from there onwards everything is a slightly a repetition, and our work is also tad bit lesser. So let's complete this current affair in speedy yet comprehensive manner. Okay, चलो start करते हैं. So first section is again polity and governance. You can read the keywords from here and you can also read the codes, but yeah, whatever is needed I'll make you understand. ठीक है, चलो आसानी से करते हैं. पहला है कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950. तो देखो शेड्यूल कास्ट को कैसे डिफाइन किया गया है. तो शेड्यूल कास्ट हिंदूज के लिए भी है, सिख के लिए भी है और बुद्धिस्ट के लिए भी है, बट क्रिश्चियन दलित्स को एक्सक्लूड किया गया है. तो यहाँ से आपको ये समझना है. उसके बाद यहाँ आपको दिख रहा है जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन कमीशन ने ग्रांट किया 1 ईयर एक्सटेंशन ताकि एग्जामिन कर सके इंक्लूजन ऑफ दलित कन्वर्ट्स टू अदर रिलीजियस. मतलब देखो होता क्या था ना कि जो दलित्स थे हिंदूज में उनका क्या होता था, उनको तो SC ST का स्टेटस मिल रहा है. SC का यहाँ हम बात करें, ST की नहीं बात कर रहे हैं, पर क्या होता है ना, दे ऑफन कन्वर्ट ड्यू टू वट एवर द डिस्क्रिमिनेशन दे फेस, दे कन्वर्ट टू सिखिज्म और बुद्धिज्म. बहुत लोग कन्वर्ट होते थे, तो वहां से उनको जो वो दलित वाला बेनिफिट मिलता था SC कैटेगरी का, वो नहीं मिलने लगा. तो क्या हुआ ना, अभी जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन कमीशन ने बोला 1 ईयर का एक्सटेंशन दिया ताकि वो एग्जामिन कर सके कि जो दलित्स कन्वर्ट हो जाते हैं उनको SC कैटेगरी में रखें या नहीं रखें. ठीक है, तो ये समझना था. यूसीसी हम बहुत अच्छे से डिटेल में कर चुके हैं और ये सारी चीजें जो मैंने आपको हाईलाइट की है वो मैंने आपको बताई. सो विल नॉट बी रिपीटिंग द फैक्ट्स. देन पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम, बहुत सारे आपने नोटिस किए होंगे. एडुकेशन से रिलेटेड स्कीम आपको 2024-25 के बजट में दिखेंगे. बहुत गवर्नमेंट ने एडुकेशन रिलेटेड स्कीम्स 24-25 वाले पीरियड में लॉन्च करी है. सो यू नीड टू बी वेरी मच अवेयर दैट दिस ईयर one or the other scheme is going to be in your paper. ये चीज तो समझ लो. आप ना करंट अफेयर से ऐसे ही निकाल सकते हो क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 की थी उसको हम लोग आगे लेके जाना चाहते हैं. तो उसी में एक स्कीम है जिसका नाम है पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम. उसके लिए कुछ सर्टेन अमाउंट आउटले किया है. इसमें करेंगे क्या, तो ऑफ कोर्स फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे विद्या लक्ष्मी. ठीक है, यू कैन सी एडुकेशन एंड मनी एज वेल. तो विद्या लक्ष्मी में फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा किसको, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को. यहाँ याद रखिए हायर एजुकेशन के लिए व्हेन यूपीएससी इज गोइंग टू फॉर्म द स्टेटमेंट्स, वो क्या करेगा, यहाँ पे एक स्टेटमेंट बना देगा और स्टेटमेंट में क्या बोलेगा, हायर एजुकेशन की जगह स्टेटमेंट में लिख देगा लोअर एजुकेशन. और यहीं पे क्या होगा, बच्चे पढ़ेंगे नहीं, दे विल बी लाइक चलो अंकिता मैम ने तो पढ़ाया था, हमने तो पढ़ा था, और आप भूल जाओगे कि देयर इज अ गड्ढा ईयर. ओके, देयर इज अ पिट स्टॉप दैट वी डोंट ऑफन इग्नोर, वी ऑफन इग्नोर. ओके, वी डोंट पे हीड टू इट. तो यहाँ से आपको ये देखना. बेनिफिट्स तो यार बहुत ही नॉर्मल से बेनिफिट्स होंगे. क्रेडिट गारंटी मिलेगी, इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा, तो बहुत नॉर्मल है अगर किसी तरह का फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहे हैं. यहाँ ध्यान क्या देना है, एक तो कोलेट्रल फ्री है. कोलेट्रल फ्री का मतलब कोई चीज गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी और हायर क्वालिटी के लिए, और वो भी इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूशंस में अगर किसी को पढ़ना है तो. नेक्स्ट वी हैव पीएम, ये यहाँ से भी आप देख सकते हो, वापस से मैंने हाईलाइट कर दिया हायर एजुकेशन. यहाँ से और भी फीचर्स पढ़ने हैं तो यू कैन रीड इट फ्रॉम हियर. ओके, उसके बाद हम देखेंगे प्रधानमंत्री मत्स्य, हमने कर ही लिया, इस पे नहीं बात करेंगे. हाँ, एनसीआरबी पे बात करते हैं. देखो एनसीआरबी की फुल फॉर्म है नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो. ये एक ब्यूरो है जो कि कंपाइल करती है नेशनल क्राइम स्टेटिस्टिक्स, और इसने अभी एक लॉन्च किया है CY ट्रेन. CY ट्रेन क्या है, इट्स एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां पे ट्रेनिंग मिलेगी साइबर क्राइम रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस के लिए. तो अभी आपको समझ में आएगा स्टेटिस्टिक्स यानी कि डेटा रिकॉर्ड करता होगा. तो स्टैब्लिश होती है 1986 में, और कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर. ये क्राइम से रिलेटेड डेटास को रिकॉर्ड करती है, फिंगरप्रिंट्स रिकॉर्ड करती है और साइबर क्राइम की रिपोर्टिंग भी करती है. जब भी आप आंसर्स लिखते हो ना और आप एनसीआरबी का कोई भी डेटा कोट करते हो, आपके आंसर्स को ना मेंस में क्रेडिबिलिटी मिल जाती है. तो यहाँ से मेंस के लिए भी कुछ छोटे मोटे टिप्स लेते रहो क्योंकि हमें मेंस तो लिखना ही है. There is no other option. क्या पब्लिश करते हैं ये, तो क्राइम इन इंडिया, एक्सीडेंटल डेथ, सुसाइड्स और पर्सनल प्रिजन स्टेटिस्टिक्स से रिलेटेड चीजें आपको इससे मिल जाएगी. तो क्या होता है ना कि इंडिया में कितने रेप केसेस हुए, क्या हुए, इन सबका डेटा एनसीआरबी से कोट करोगे ना तो योर आंसर विल गेट सम वेट.
और रियलिटी में भी अगर आप किसी से बात भी कर रहे हो, सो यू शुड ऑलवेज हैव फैक्ट्स इन योर ब्रेन, इन द बैक ऑफ योर हेड, ताकि आप वो उसको क्या करो, रेप्लीकेट कर पाओ। देन आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो देखो सुप्रीम कोर्ट के पास एक बहुत बड़ा दिव्यास्त्र होता है, दैट इज आर्टिकल 142। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मिल जाती है, जिससे वो कंप्लीट जस्टिस इंश्योर कर सकते हैं। तो अभी आर्टिकल 142 को यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स क्वॉश कर दी। कौन से केसेस में, तो जो डोमेस्टिक वायलेंस और डॉरी रिलेटेड केसेस थी उसके लिए, ठीक है, क्योंकि इस पे हमने बात भी की थी कि इसका बहुत ज्यादा मिसयूज भी होता है। तो कोर्ट कब इंटरवीन करती है ना अपने आर्टिकल 142 के सहायता से ब्रह्मास्त्र यूज करने के लिए, जब वो पब्लिक इंटरेस्ट में हो, या ह्यूमन राइट्स के लिए हो, या फंडामेंटल राइट्स के लिए हो। सो व्हाट आई थिंक ना कि इसी के बहाने ना हम थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट कर लेते हैं, राइट। सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा टॉपिक है दैट वन नीड्स टू नो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। चलो थोड़ा सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करते हैं, दैट इज अपनी जुडिशरी। इंडिया में जो जुडिशरी है, देखो इंडिया जो है ना उसमें दो तरह का कैरेक्टर है, फेडरल भी है एंड देयर इज यूनिटरी कैरेक्टर ऑल्सो। फेडरल कैरेक्टर में क्या आता है, हम देखते हैं कि हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। ये क्वेश्चन भी है, इट्स अ PYQ कि वी हैव एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ये क्या है, इट्स अ वन ऑफ द फेडरल कैरेक्टर। एंड देन वी हैव अनदर कैरेक्टर, दैट इज हमारी जुडिशरी इंटीग्रेटेड है। दिस इज अ यूनिटरी कैरेक्टर, इंटीग्रेटेड है, सब कुछ साथ में चल रहा है। तो जुरिस्डिक्शन क्या होता है, देखो हमारी जो जुडिशरी होती है उसमें सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे इंटीग्रेटेड जुडिशरी कैसे समझेंगे, तो यहाँ से समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट आता है, हाई कोर्ट के नीचे आप देखोगे कि मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट है, सिविल और क्रिमिनल कोर्ट है। उसके अलावा उसके नीचे वाले कोर्ट्स आप देख सकते हो, है ना। तो यहाँ से आप देखोगे एक इंटीग्रेटेड सिस्टम चल रहा है। तो यहाँ से हम सुप्रीम कोर्ट को उठाते हैं, यानी इस हायरार्की में सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग जुरिस्डिक्शन है। एक ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होती है, आप पढ़ते भी होगे पॉलिटी में, जब स्टेट और यूनियन की कोई लड़ाई है या दो स्टेट के बीच की डिस्प्यूट है, तो इसमें आता है आपका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। फिर एपेलेट जुरिस्डिक्शन है, अपील करने के बाद। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, जिसमें हमारी जुडिशरी एडवाइस करती है प्रेसिडेंट को। देन वी हैव स्पेशल पावर्स, है ना, जिसके अंदर आर्टिकल 142 हमने देखा। एंड देन वी हैव रिट। ये सारी चीजें जुरिस्डिक्शन आती है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट में इंडिया में क्या हिस्ट्री रही है, तो यहाँ से आप देख सकते हो 1773 में एक एक्ट पास होता है। फिर 1880 में क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट कैलकाटा बनता है। 1880 में सुप्रीम कोर्ट मद्रास बनता है, फिर बॉम्बे बनता है। एंड देन हाई कोर्ट्स क्रिएट होती हैं। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेडरल कोर्ट बनाती है, और यही फेडरल कोर्ट बाद में सुप्रीम कोर्ट के नाम से 1950s में आपके बन जाता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट होती है आर्टिकल 124 से, ठीक है। कॉम्पोजिशन आप यहाँ से पढ़ सकते हो। जुरिस्डिक्शन जिसमें हमने बात की वही है, डिटेल में विद आर्टिकल्स यू कैन रीड। ये मुझे मिला दृष्टि आई इस पे, तो मैंने इसको डाल दिया था बिकॉज इट इज वेरी गुड इन्फॉर्मेशन। कोई भी अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट की कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले तो वन शुड ऑलवेज रीड। एंड देन अलग अलग पावर्स भी हैं, आप देख सकते हैं। एंड देन वी हैव एक्टिंग चीफ जस्टिस एंड एड हॉक जजेस। यहाँ से आप देख सकते हो जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या डिफरेंस है। तो सुप्रीम कोर्ट का हेड कौन करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और हाई कोर्ट को चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट। सुप्रीम कोर्ट प्रिंसिपल कोर्ट है जस्टिस का, हाई कोर्ट हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी है स्टेट्स के लिए। सुप्रीम कोर्ट जो है आपका सिर्फ एक ही है इंडिया में, वेयर हाई कोर्ट्स 24 है इंडिया में। उसके अलावा कंट्रोल देख सकते हो। अपॉइंट कौन करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, तो प्रेसिडेंट करते हैं। हाई कोर्ट के भी प्रेसिडेंट करते हैं, बट उनको पूछना पड़ता है उस रिस्पेक्टिव स्टेट के गवर्नर से और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। एज में थोड़ी सी डिफरेंस है रिटायरमेंट की, इनकी 65 है, इनकी 62 है। और उसके बाद यहाँ से आप प्ली भी रीड कर सकते हो। तो आई थिंक इससे आपका थोड़ा बहुत सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड रिवीजन हो गया होगा। यहाँ से अदर पावर्स जरूर देख लेना, आर्टिकल 141 क्या बोलता है, 42 क्या बोलता है, 47 क्या बोलता है, राइट। तो ये सारी चीजें हमने देख ली, काम आएगी है। इसलिए मैं कह रही हूँ जो चीजें मैं बोलूँ कि इसको मैं ज्यादा पढ़ाऊं, जिस चीज को बोलूँ लेट्स स्किप, डोंट थिंक टू मच, यू विल हैव टू ट्रस्ट मी। अगर आप ट्रस्ट नहीं करेगा तो प्रॉब्लम होगी, राइट। तो हम लोगों ने बहुत कुछ डिटेल में किया, जहां नहीं करना है वहां नहीं करेंगे। डिलिमिटेशन पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है क्या, तो इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी किसी एक्ट से बनी होगी। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया 1978 एक्ट बनी है, और ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है फ्रीडम ऑफ प्रेस। ये स्टैब्लिश कब होता है, ये स्टैब्लिश होता है 1966 में। और किस पे, तो एक कमीशन आई थी, उसने रिकमेंड किया था, फर्स्ट प्रेस कमीशन। ये क्या है, तो पहली चीज ध्यान देखो, क्वाजी जुडिशियल। क्वाजी का मतलब होता है हाफ, मतलब आधी इसमें जुडिशरी पावर है,
ठीक है, और आधी ये नहीं है। इसका कॉम्पोजिशन देख सकते हैं, तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में एक चेयरमैन होते हैं जो यूजुअली सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं, तभी तो उसको जुडिशियल पावर मिल रही आधी, और 28 मेंबर्स होते हैं, 3 साल के लिए आते हैं। ये कंप्लेंट्स देखते हैं जब कहीं पे भी प्रेस का वायलेशन होता है, तो वो एथिक्स वेथिक्स खत्म होता है तो यही देखती है बॉडी। उसके बाद आपको ये भी कर चुके हैं, फिर से देख लेते हैं कि जो ग्रीवांस रिड्रेसल असेसमेंट एंड इंडेक्स 2023 की उसको जो है वो रिलीज कर दिया है डिपार्टमेंट ऑफ रिड्रेसल एंड ग्रीवांस मैकेनिज्म ने, और कॉन्सेप्चुअलाइज हुआ था ये बेस्ड ऑन अ रिकमेंडेशन किसकी, तो एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उसकी। तो हमने कमिटीज भी डिस्कस की थी कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टैंडिंग कमेटी एंड एड हॉक कमेटी, याद करो, ठीक है। और पहला एडिशन ही आया है 2023 में, सो प्रिटी न्यू, इसलिए थोड़ा पता होना चाहिए। और इनके हिसाब से टॉप परफॉर्मर था हमारा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, यानी यहाँ पे लोग जो भी लोगों की समस्याएं हैं, ग्रीवांस रिड्रेसल का क्या मतलब होता है, कोई भी प्रॉब्लम्स है वो रिड्रेस हो जाती हैं, वो एड्रेस हो जाती हैं। देन वी हैव वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ये भी मैंने आपको डिटेल में समझाया था कि ऐसे होता क्या है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, अगर अच्छे से रिवाइज किया होगा तो दिमाग में क्लिक करी होगी। इसमें मैंने बोला था कि 1000 तरह के सब्सक्रिप्शन 1000 चीजों के लिए लेने से बेटर है एक सब्सक्रिप्शन से सब कर लो। तो इसके अंदर आपको 13,000 स्कॉलरली जर्नल्स देखने को मिलेंगे, 30 इंटरनेशनल पब्लिशर्स मिलेंगे, तो इजी एक्सेस होगा। तो किससे अलाइन करेगा, ऑफ कोर्स अपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से अलाइन करेगा। देखो इंडिया में जो अडॉप्शंस होते हैं ना, नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट अडॉप्शन। तो इंडिया में जो अडॉप्शन होता है उसमें कारा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये सेंट्रल अडॉप्शन अथॉरिटी होती है अपनी इंडिया की, ये लीगल अडॉप्शन वगैरह प्रमोट कराती है। देखो अडॉप्शन कोई भी अडॉप्ट नहीं कर सकता ना, ठीक है, तो इतना हमें समझना चाहिए कारा के बारे में। और अडॉप्शन के क्राइटेरिया देखो, कारा को किस बेसिस पे लीगल अथॉरिटी मिलती है, इंडिया में अगर अडॉप्ट करना है ना तो यू नीड टू, द अडॉप्शन इज गवर्न्ड बाय सर्टेन लॉज, सर्टेन एक्ट्स, जैसे कि अडॉप्शन रेगुलेशन एक्ट 2017, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ऐसे करके एचएएमए एक्ट, बहुत सारे एक्ट्स हैं। अडॉप्शन के क्राइटेरिया में जो मैंने हाईलाइट करा उस पर ध्यान दो, कौन सी फैमिली अडॉप्ट कर सकते हैं इंडिया में। देखो इतना तो आप खुद भी समझते हो, ये ऊपर वाले कैटेगरीज बहुत ही गिवन है। ये देखो सिंगल विमेन कोई भी जेंडर अडॉप्ट कर सकती हैं, जबकि सिंगल मैन गर्ल्स चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकते। सच बात है, करना भी नहीं चाहिए। यू नेवर नो कि कोई सिंगल मैन किसी छोटी बच्ची को अडॉप्ट करके क्या करे उसके साथ, नोबडी नोज, ओके। तो वी ऑल नो कि यार दिस इज अ ग्रे जोन, तो ग्रे जोन में घुसती नहीं है हमारी लॉ, तो ये सब ध्यान देना है। और कारा ही वो अडॉप्शन अथॉरिटी है जो ये सारे अडॉप्शन देखती है। तभी आपको पता है सुष्मिता सेन, वेरी फेमस एक्ट्रेस, उन्होंने शी इज नॉट मैरिड बट उन्होंने क्या किया है, बच्ची को अडॉप्ट किया है, दो फीमेल गर्ल्स को, बट एक मेन नहीं कर सकते सिंगल, ठीक है। स्पेशली जो गे मैन होते हैं ना, इंडिया में तो वैसे भी चलो लीगलाइज नहीं है उनका, बट अगर गे मैन अडॉप्ट करना चाहे तो दे कैन नॉट अडॉप्ट। Then we have central गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस न्यू वाटर पोल्यूशन रूल्स। तो देखो आपको पता होना चाहिए वाटर पोल्यूशन के लिए एक एक्ट है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, ये सबसे पहला एक्ट बना था हमारा, ठीक, 74 का। फिर एयर पोल्यूशन कंट्रोल प्रिवेंशन एक्ट आता है, और फिर धीरे धीरे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, अलग अलग एक्ट्स आते हैं। ये सारे क्या इन्वायरमेंट रिलेटेड लेजिस्लेशंस है। तो उसी में वाटर एक्ट 1974 में आया था वाटर पोल्यूशन को कम करने के लिए। अभी इसमें कुछ अमेंडमेंट हुआ है, इन्होंने क्या किया है, जो माइनर वायलेशंस थी ना उनकी पेनल्टी को रैशनलाइज कर दिया। पहले छोटे छोटे जो भी वायलेशन करता था ना वाटर पोल्यूशन रिलेटेड, उनके बड़ी बड़ी पेनल्टी लगा दी जाती थी। तो अभी इन्होंने एक्सेसिव इम्प्रिजनमेंट, जेल वेल में डालना बंद कर दिया है कि हल्का फुल्का भी कुछ करो वाटर रिलेटेड क्राइम तो जेल में तो जाना बनता नहीं है, ओके। सो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव जॉब्स एट योर डोर स्टेप रिपोर्ट। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन निकाल रहा है ये रिपोर्ट, ये वर्ल्ड बैंक की जॉब्स एट योर डोर स्टेप रिपोर्ट है। किसके लिए, यूथ एम्प्लॉयमेंट। देखो होता क्या है ना कि हम लोगों को पता ही नहीं होता है कि हमारे पास कौन से हमारे स्किल्स मैच कर रही है, हमारी जो स्किल सेट है वो कौन से जॉब से मैच कर रही है। तो इसके लिए WHO ने एक डायग्नोस्टिक टूल प्रपोज किया है जो क्या करेगा, जो भी एडुकेशन और एम्प्लॉयमेंट स्टेट्स है, एम्प्लॉयमेंट एरियाज हैं, उनको कनेक्ट करेगा अक्रॉस 6 स्टेट्स। सब में नहीं आया है, दिस कैन बी योर प्रोबेबल स्टेटमेंट कि डायग्नोस्टिक टूल अक्रॉस ऑल स्टेट्स, है ना, ऐसा आ जाए। और इसमें क्या होगा कि स्किल गैप एनालिसिस होगी कि आपकी स्किल, वही जो मैंने कहा स्किल सेट मैच होगा कि कोई गैप तो नहीं रहा है, कितना स्किल है और कौन सी वो जॉब क्राइटेरिया क्या मांग रही है, तो वो स्किल वर्सेस जॉब का मिसमैच है।
ठीक है। ये स्किल बेस्ड एडुकेशन जो है वो 9 से 12th क्लास के बच्चों के लिए आएगी। तो यहाँ से क्या पता चलेगा, 9 से 12th में भी आप इफ यू वांट टू डू सम सर्टेन जॉब, आपके लिए वो प्रोफाइल मैच करे, यू कैन डू इट। सिमिलरली एक स्टार्स इनिशिएटिव है जो 2021 से ही चल रहा है और ये भी वर्ल्ड बैंक सपोर्ट करती है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि एम्प्लॉयमेंट को लेके स्टार स्कीम है वर्ल्ड बैंक की, और ये वाला जो जॉब एट योर डोर स्टेप रिपोर्ट है ये भी वर्ल्ड बैंक का। इंपॉर्टेंट यही सबसे ज्यादा कि कौन रिलीज कर रहा है। उसके अलावा सिकल सेल इरेडिकेशन इनिशिएटिव, तो एक नई पोस्टल स्टैंप रिलीज की, स्पेशल पोस्टल स्टैंप जो है वो रिलीज की गई बाय 2047 की जाएगी, वाज रिलीज्ड ऑन जनजातीय गौरव दिवस। सिकल सेल इरेडिकेशन, सिकल सेल अनीमिया क्या होता है, तो एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है हमारे आरबीसीज अफेक्ट होते हैं। अभी समझाऊंगी सिकल सेल का साइंस। गवर्नमेंट कमिटमेंट क्या है कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज है ना उनमें ज्यादा देखा गया है सिकल सेल की डिजीज का। अभी आप मुझसे मत पूछना क्यों देखा गया, देयर इज सर्टेन जेनेटिक थिंग इन्वॉल्वड हियर, वो बहुत ही साइंटिफिक है, इसमें मैं अगर घुसूंगी तो पूरा समझाती रह जाऊंगी। यू शुड नो कि हाँ सिकल सेल एनीमिया ट्राइबल कम्युनिटीज में बहुत ज्यादा हो रही है, और इरेडिकेट करने का हमने डेट क्या डाला है, कट ऑफ 2047। हेल्थ चैलेंजेस बहुत रिलेटेड होती है सिकल सेल एनीमिया से, तो फॉर दिस वी नीड टू रीड अबाउट सिकल सेल एनीमिया। देखो ये क्या है, नॉर्मल आरबीसी है, कैसी दिख रही है, इसको हम लोग बोलते हैं बाइकनकेव। ठीक है, बाइकनकेव हमारी नॉर्मल आरबीसी का शेप है। अगर ये सिक्कल ऐसा होता ना, सिक्कल सिक्कल आप देखते होगे जब एग्रीकल्चर वगैरह में इसको आड़ी बोलते, नहीं आड़ी नहीं बोलते क्या, तो इसका एक हिंदी वर्ड होता है, अलग जगह अलग यूज करते हैं, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू द निटी-ग्रिटीज। इस तरह का एक सिक्कल होता है जिससे आप क्या करते हो, कटाई करते हो फसल की। अगर आपका आरबीसी इस शेप से सिक्कल सेल का शेप ले ले तो इसका मतलब योर हीमोग्लोबिन इज डिफेक्टिव। नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं है, आपका हीमोग्लोबिन भी डिफेक्टिव हो गया। और हीमोग्लोबिन क्या होता है, ये आयरन कंटेनिंग हीम, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन, जो हमारी जो है ब्लड को रेड करता है और ऑक्सीजन कैरी करने में मदद करता है, दो चीजें करता है। ठीक, हीमोग्लोबिन भी डिफेक्टिव हो जाएगी। अब आप अगर किसी का सेल सिक्कल सेल हो जाता है तो वो क्या होता है कि नॉर्मल सेल जो नॉर्मल ब्लड फ्लो था वो इम्पैक्ट हो जाएगा, सिक्कल सारे एक जगह जमा हो जाएंगे, और एक जगह जमा होकर क्या कर सकते हैं, तो पेनफुल कॉम्प्लिकेशंस करते हैं। पेनफुल कॉम्प्लिकेशंस में क्या होता है, ये सारी सिक्कल सेल का जस्ट बिकॉज इसका शेप इजी होता है ना, तो ये आपस में चिपक जाते हैं, दे क्लम्प टुगेदर और स्टिक करते हैं ब्लड वेसल से। इससे क्या होगा, ब्लड का फ्लो जो है वो रुक जाएगा। ब्लड का फ्लो रुकने से बहुत सारे इश्यूज है, इस्चीमिया हो सकता है। इस्चीमिया क्या होता है ना, जब आपका ब्लड फ्लो रुक जाता है इससे, और हार्ट अटैक जैसे और बहुत सीरियस हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो ये देखो डिफेक्टिव हेल्थ फ्लो हीमोग्लोबिन, और ये सिकल सेल वाला देख रहे हो एक जगह किस तरह से क्लम्प हो रहा है। तो इशू क्या होगा, पेन होता है, सबसे पहली चीज तो है बहुत ही पेनफुल आपके कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। दूसरा क्या है कि अनीमिया तो होगा ही होगा आपके जो है नॉर्मल। देखो अनीमिया कब होता है, हीमोग्लोबिन की कमी को बोलते हैं अनीमिया। ठीक है, यू आर डेफिशिएंट इन हीमोग्लोबिन देन अ पर्सन इज अनीमिक। ठीक है, तो डेफिशिएंट हीमोग्लोबिन होगा तो पर्सन को अनीमिया होगा। तो सिकल सेल अगर हो जाता है ना किसी को, सिकल सेल डिजीज, तो उसको अनीमिया भी हो जाएगा क्योंकि उससे हीमोग्लोबिन में डिफेक्ट आ जाएगा। उसके अलावा जितने इन्फेक्शन है उसको लेकर वो ससेप्टेबल हो जाएगा। पर होता क्यों है सिकल सेल डिजीज, तो जस्ट बिकॉज ऑफ अ जेनेटिक म्यूटेशन। इसमें क्या होता है कि आपकी जो बीटा हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन दो तरह का होता है, अल्फा बीटा, बस याद रखो बीटा हीमोग्लोबिन की जो जीन होती है उसकी कॉपीज जो है वो क्रोमोसोम 11 खराब कर देती है, और होता क्या है कि आपकी जो है वो डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन बन जाती है क्रोमोसोम 11 पे, एंड देन इट चेंजेस इट्स शेप। तो इतना थोड़ा सा साइंस पता होना चाहिए था सिकल सेल अनीमिया का, इट विल हेल्प यू। नेक्स्ट वी हैव भू नीर पोर्टल। देखो भू है, नीर है। इफ समबडी इज फ्रॉम हिंदी बैकग्राउंड, नीर का मतलब होता है वाटर। तो भू नीर पोर्टल जो है वो ग्राउंड वाटर रेगुलेशन के लिए लॉन्च किया हमारी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। ये क्या होगा, बेसिकली एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है और ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को चेक करेगा, और ये सारे इसके स्कीम्स है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यहाँ से एक ना मेरे को ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखा। सी अभी हमने यहाँ पे क्या देखा, ग्राउंड वाटर रेगुलेशन, यानी ग्राउंड वाटर मस्ट बी इंपॉर्टेंट। तो इस पर एक PYQ है, ये आपसे पूछ रहा है कि प्लैनेट अर्थ में फ्रेश वाटर एग्जिस्ट करता है एज आइस कैप एंड ग्लेशियर, सबसे ज्यादा मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर, एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग लार्जेस्ट प्रोपोर्शन किसका है। सो दैट मीन्स कि चलो इन्होंने आपको चेक करने के लिए पूछ दिया कि सबसे ज्यादा कौन से वाले में आपका फ्रेश वाटर मिलता है सोर्स। इसके लिए आता है एक नेमोनिक, पगला, दैट विल बी पगलरा। ठीक है, पगला है बहुत बड़ा, पगलरा है। ठीक है, जस्ट यूज दिस आर। तब इससे क्या होता है, सबसे ज्यादा पोलर आइस कैप्स में जो इसमें दिया हुआ है। सेकंड इज ग्राउंड वाटर, इसीलिए ग्राउंड वाटर बिकम्स इंपॉर्टेंट, फ्रेश वाटर का सोर्स होता है। थर्ड इज लेक्स, फोर्थ इज रिवर,
ग्लेशियर और लेक्स होते हैं, ग्राउंड वाटर एंड लेक्स, एंड देन ए इज एटमोस्फियर। तो यहाँ ऑप्शन में एटमोस्फियर था, लेक्स एंड रिवर्स थी, ग्राउंड वाटर भी था, सॉइल मॉइस्चर भी था, तो आंसर था आपका सी, दैट इज ग्राउंड वाटर में सबसे ज्यादा होता है। तो आपने क्या देखा, जस्ट बिकॉज हमारे वो पॉलिटी वाले सेक्शन में था, बट वी स्टिल गॉट टू नो कि हाँ चलो आपका ग्राउंड वाटर इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी कैन अगेन आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, एंड व्हाट इफ इट रिपीट्स, आपके तो 2 नंबर हाथ में है। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी हियर, बाकी इससे थोड़ा अलग। देन पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटेड इनोवेशन रिसर्च, जिसको पेयर इनिशिएटिव कह रहे हैं। पहली चीज ये पेयर इनिशिएटिव है क्यों, तो साइंटिफिक इनोवेशन और रिसर्च को बूस्ट करने के लिए। आपने नोटिस किया होगा जब से हम जून से स्टार्ट करा हमने अपना करंट अफेयर मैगजीन, इतने सारे इनिशिएटिव जस्ट फॉर दिस रिसर्च और इनोवेशन और स्टडीज से रिलेटेड है। इस बार एडुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, डू रीड इट इन डिटेल्स। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो जो भी टॉप इंस्टीट्यूशन है ना उनमें इनोवेशन के लिए मेंटरशिप, उसमें आउटकम क्या होगा, बढ़िया रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बढ़िया कल्चर चलेगा, है ना। एंड देन वी हैव नमो दीदी ड्रोन स्कीम। नमो दीदी ड्रोन स्कीम क्या है, तो देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स तो आपको पता है, जहाँ पे बहुत सारे लोग आपस में मिलते हैं, अपना मनी जो है वो शेयर करते हैं और एक दूसरे को हेल्प करते हैं, दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप सिंपल भाषा में। तो नमो दीदी स्कीम जो है वो लॉन्च हुआ था 14,500 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हेल्प करने के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी के द्वारा। आपको पता है जब एग्रीकल्चर होता है ना, तो वी डोंट नो कि कितना परसेंटेज सॉइल की क्या कंडीशन है, कितना पेस्टिसाइड लगेगा, क्या लगेगा नहीं लगेगा, तो पेस्टिसाइड वगैरह जानने के लिए ड्रोन्स को यूज किया जाएगा एग्रीकल्चर में। और उनसे क्या किया जाएगा, पेस्टिसाइड छिड़काव की जाएगी। पेस्टिसाइड छिड़काव करने के लिए ड्रोन्स को यूज करेंगे। इसके लिए क्या किया जाएगा, विमेन्स को ट्रेनिंग दी जाएगी, 15 डेज की ट्रेनिंग मिलेगी, वो ड्रोन का पायलट बन जाएंगी, ड्रोन चलाना सीख जाएंगे, और ये मैंडेटरी होगा। इससे क्या होगा, क्रॉप की ईल्ड बढ़ेगी और कॉस्ट भी कम होगा। हमें पता चल जाएगा हाँ चलो जितना जरूरत था उतना ही हमने पेस्टिसाइड दिया। तो इससे क्या हो रहा है, आप विमेन को टेक्नोलॉजी भी तो सिखा ही रहे हो, प्लस उनको एक सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड कर रहे हो। इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट देगी गवर्नमेंट, जिसमें 80% कवरेज होगा अप टू 8 लाख। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरह ओथ लिया। देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किस बेसिस पे होता है, हमने डिस्कस भी किया था, सीनियोरिटी के बेसिस पे क्या होता है, कितने ईयर के लिए होता है, तो ये सब हमने डिस्कस किया था। लेट्स मूव ऑन टू नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो एनडीसी एनसीडीसी बोलते हैं। पहली बात ये जो है किसके अंदर स्टैब्लिश हुआ था, तो एक एक्ट के अंदर, दैट मीन्स ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। चलो ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री इसकी नोडल मिनिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। अब नाम देखो, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नाम में ही कोऑपरेटिव है, कोऑपरेटिव की डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, तो पैसों की मदद से। ये लोन और ग्रांट प्रोवाइड करते हैं कोऑपरेटिव्स, प्राइमरी और सेकेंडरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, तो उनको बेसिकली फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं। इसकी अभी मीटिंग हुई थी दिल्ली में। फिर है रूल 267 ऑफ राज्यसभा। दिस कैन बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन कि रूल 267 कहाँ पे, पहली बात तो देखा गया है, सो इट्स रिलेटेड टू राज्यसभा, वन शुड नो। चलो समझ गए। ये अलाउ क्या करता है, इट अलाउज एमपीज टू सस्पेंड लिस्टेड बिजनेस टू डिस्कस अर्जेंट मैटर, दैट इज इट हेल्प्स इन प्रायोरिटाइजेशन, प्रायोरिटाइज कराने में मदद करता है कि कौन सी आपके अर्जेंट मैटर है उसको ध्यान दो, बाकी सब जो भी काम है उसको एक पल के लिए सस्पेंड कर देना। पर क्या ये ऐसे ही रूल 267 इवोक हो जाएगा, नहीं। इसके लिए अप्रूवल चाहिए होगा राज्यसभा के चेयरमैन के लिए, और राज्यसभा के चेयरमैन यूजुअली कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। और लिमिटेशन क्या है, तो ये स्पेसिफिक मैटर्स पर अप्लाई नहीं करेगी जो ऑलरेडी रूल के अंदर आउटलाइंस है, मतलब कुछ रूल्स के अंदर दिया हुआ है कि इस मैटर पे रूल 267 इवोक नहीं हो सकता, उसके अलावा सब पे हो सकता है। कब हुआ है, तो जब डिमोनेटाइजेशन था तब भी रूल 267 इवोक हुआ था डिस्कस करने के लिए। फिर है कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूजियम, तो ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी एपी सोनीपत हरियाणा में, वहां पे इंडिया का पहला, फर्स्ट है ना, इंपॉर्टेंट हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूजियम इनॉग्रेट होता है। तो यहाँ पे क्या ही होगा, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूजियम है, क्या हो सकते हैं इसके अंदर, सोच के देखो। आपको कुछ कॉपीज मिलेंगी, 1000 के ऊपर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के रिप्रोडक्शन मिलेंगे, 360 डिग्री पे आपको डिस्प्ले दिखेगा कि किस तरह से प्री इंडिपेंडेंस से लेकर कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग हुई। फिर उसके अलावा 300 के ऊपर आपको स्कल्पचर्स मिलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली मेंबर्स के, ताकि यू विल कम टू नो कि कौन थे इसके मेंबर जिन्होंने इतना बड़ा काम किया, ड्राफ्ट किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। उसके अलावा एक BR अम्बेडकर जी पे स्पेशल सेक्शन होगा क्योंकि उन्होंने ड्राफ्ट किया था, और मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस होंगी। तो लेट्स सी द हिस्ट्री ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट डेवलपमेंट, ये आगे ही एक जगह दिया हुआ था, तो लेट्स रीड इट हियर ओनली, एक साथ क्लब करके पढ़ लेते हैं। चलो मैं बता रही हूँ, वेट कहाँ है, just give me a sec।
यहाँ है। 75 ईयर्स हो गए हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, तो यहाँ से वो हिस्ट्री हम देख लेते हैं। देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक बहुत बड़ी एक्ट है जिससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, मेजोरिटी पार्ट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है वो यहाँ से इंस्पायर्ड है। पहली चीज तो यू शुड नो, ठीक है, मेजोरिटी इंस्पिरेशन यहाँ से लिया है। ये जो है ना उसको रिजेक्ट कर दिया कांग्रेस ने ड्यू टू ब्रिटिश कंट्रोल। फिर कैबिनेट मिशन प्लान आता है आपका 1946 में, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का स्टेज बनाता है हमारे इंडिया में, और यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करती है। इनका पहला सेशन जो है वो 9 दिसंबर 1946 में होता है, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर होते हैं, और जो फाइनल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का तैयार हो जाता है वो 1949 में हो जाता है। इसमें 243 आर्टिकल और 13 शेड्यूल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ओवर टाइम इवॉल्व होता है। 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियली लॉन्च हो जाता है, 1950 में, दैट वी नो एज इंडिपेंडेंस डे, 26 जनवरी 1950। और फिर धीरे धीरे क्या होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज इट्स अ लिविंग डॉक्यूमेंट, तो ओवर टाइम जो है इसके अंदर अमेंडमेंट्स होते हैं, और जो आज आप देख रहे हो वो आपके सामने नंबर ऑफ आर्टिकल, जैसे कि अभी अराउंड 448 आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड अराउंड 12 शेड्यूल्स है ना। ये नंबर चेंज होता रहता है बिकॉज इट्स अ लिविंग डॉक्यूमेंट, वी ऑलरेडी नो। तो इस तरह से चीजें चेंज होती है ओवर टाइम। तो यहाँ से हमने थोड़ा अपना कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देख लिया, उससे रिलेटेड चीजें। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, चलो। नेक्स्ट वी हैव ईवीएम। ईवीएम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। यहाँ पे क्या होते हैं? वोट्स हमारे पोल होते हैं। ईवीएम में कुछ बैटरी है, बिकॉज वो भी मशीन है तो बैटरी चाहिए होगा, तो बैटरी लाइफ को लेकर के थोड़ी डिस्क्रिपेंसी हो गई थी। वी विल नॉट गो इनटू दैट, वी विल गो इनटू द फीचर्स, ठीक है। जो हमारी ईवीएम है उसकी वोटिंग कैपेसिटी 2000 वोट्स तक रिकॉर्ड कर सकता है। बहुत सिक्योर स्टोरेज है क्योंकि इसकी इंक्रिप्टेड मेमोरी है, ताकि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहे, प्रिवेसी मेंटेन रहे। पावर बैकअप कैसे मिलता है इसको? तो इसमें अल्कलाइन बैटरीज हैं, ताकि जो रिमोट एरियाज है ना वहां पे भी ये चल सके। और मल्टीलिंगुअल ऑप्शन है, अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है। वेरीफाई करता है क्या ये हमारा ईवीएम, ये जो हम वीवीपैट मशीन है ना उसका पेपर, जो वीवीपैट वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रायल बोलते हैं वीवीपैट को, उसको वेरीफाई करता है। ये इस डेवलपमेंट कैसे हुआ था हमारी ईवीएम का? तो इसको डिजाइन किया था इलेक्शन कमीशन की टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी ने, जिसको मैन्युफैक्चर अपने इंडिया की कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने मिलकर किया था। दैट इज, इट इज टोटली इंडिजिनस, कहीं से हेल्प नहीं ली है हमने। देन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये इसका ऑब्जेक्टिव जानना बहुत जरूरी है। इसके ऊपर क्या है? एक शाही जामा मस्जिद है यूपी में, उसको बोल रहे हैं कि किसी मंदिर पे बनाया गया था। तो ये सारी चीजें तो होती रहती है, दिस इज नॉट important for us. What is important is this act. ये एक्ट क्या बोलता है ना कि कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप जो 15 अगस्त 1947 से बना, उसका आप रिलीजियस कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इसकी प्रोविजंस है कि सेक्शन 3 बार करता है कोई भी प्लेस का कन्वर्जन ऑफ प्लेस टू अ डिफरेंट डिनोमिनेशन बिफोर, अगर उसने 15 अगस्त के पहले बना हुआ है। स्टेटस को मेंटेन कराने में मदद करता है कि कोई भी हमारी इंडिपेंडेंस डे से पहले रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन तो उसका स्टेटस को मना रहे हैं। तो अब देखो, अब आप बोलोगे अरे तो अयोध्या में मंदिर बना दिया, वहां तो मस्जिद था, तो क्यों नहीं वो, मतलब उस पे क्यों नहीं चला? वो भी तो इंडिपेंडेंस डे के पहले मस्जिद ही था, उसको मंदिर बनाया, बिकॉज वो सब जुडिस था। जब ये चीज चल रही थी ना अयोध्या की, बहुत पहले टाइम से ही सब जुडिस था, कोर्ट में थी ये वाली केस, तो इसलिए इसको एक्सेप्शन, प्रोहिबिशन है, इसके अंदर कोई लीगल सूट नहीं डाल सकते। तो यहाँ आपको कट ऑफ डेट याद रखना, हमारा इंडिपेंडेंस डे कट ऑफ डेट है, बहुत आसान है याद रखना। इसमें सेक्शन 3 ध्यान रखना है, पार करता है कि कन्वर्जन नहीं हो सकता उसका, उस प्लेस ऑफ वर्शिप का, किसी और को आप नहीं दे सकते। ये नहीं बोल सकते ये मंदिर है मुझको मस्जिद लग रहा है, इसको मस्जिद बना देते हैं, या फिर ये गुरुद्वारा है, ये गुरुद्वारा मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये गुरुद्वारा जो है हिंदू का मंदिर होना चाहिए, नहीं कर सकते ये। देन डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर प्रोजेक्ट, ये जो प्रोजेक्ट है वो क्या एम कर रहा है? ब्रिज करना, ब्रिज का मतलब जोड़ना, डिजिटल डिवाइड को जो रूरल एरियाज में है, डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करके। कौन लॉन्च करा? तो ऑफकोर्स डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के अंदर हुआ होगा, और ये कौन देख रहा होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज है तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी देख रही होगी। इसका एम क्या है? Isn't it obvious कि इसका एम ई गवर्नेंस होगा, फाइनेंशियल सर्विसेज होंगी, वही है इसका एम, ठीक है।
नेक्स्ट वी हैव इंटरमीडियरी वर्सेस पब्लिशर। तो यूनियन गवर्नमेंट ने इशू किया एक नोटिस विकिपीडिया को, पूछते हुए इसका स्टेटस एज एन इंटरमीडियरी अंडर आईटी एक्ट, क्योंकि आईटी एक्ट के अंदर कुछ रूल्स हैं इंटरमीडियरी को लेके, क्योंकि कंप्लेंट्स आ रही थी कि इसके एडिटोरियल्स में एक बायस देखा गया है। ठीक है, तो आपको ना एज अ थर्ड पार्टी देखना पड़ेगा कि आप इंटरमीडियरी हो, कोई और पब्लिश करता है, आप सिर्फ अपने ऐप पे डाल देते हो, कि आप ही लिखते हो। तो वो जानना बहुत जरूरी है कि विदर विकिपीडिया इज अ पब्लिशर और इट इज एन इंटरमीडियरी, तभी जाके आईटी एक्ट 1960 वाला इस पे लग पाएगा। देन वी हैव पीएम ई ड्राइव स्कीम। याद रखो पीएम ई ड्राइव पे हम 1000 बार बात कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है, पर यहाँ की मिनिस्ट्री याद रखो, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज है। ये आपको माइटी दे करके इलेक्ट्रॉनिक वाला है, तो इन्वायरमेंट वाली मिनिस्ट्री दे करके आपको कंफ्यूज करेंगे, बट इट्स रिलेटेड टू हैवी इंडस्ट्रीज, ईवी अडॉप्शन के लिए, दैट्स इट। देन वी हैव विजन पोर्टल। विजन पोर्टल क्या है, इस पे भी हमने बात की है, विकसित भारत इनिशिएटिव, ये भी आप एक बार वापस से नहीं पढ़ेंगे। अटल इनोवेशन मिशन जो है उसके बारे में भी बात की कि हम कंटिन्यू करते रहेंगे अटल इनोवेशन मिशन को अंटिल मार्च 2028। ये नीति आयोग की इनिशिएटिव है, याद रखना अटल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि इसका एक लिपि प्रोग्राम है। लिपि नहीं बोलते, आपकी लिपि क्या है, देवनागरी लिपि, तो वो लिपि इज रिलेटेड टू 30 वर्नाकुलर इनोवेशन सेंटर्स। उसके अलावा जो टेम्पलेट्स हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के, उसको भी कस्टमाइज करा है इन लोगों ने। देन वी हैव ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, डीप टेक रिएक्टर्स है, ताकि डीप टेक स्टार्टअप्स को हेल्प कर सके। स्टेट इनोवेशन मिशन भी है इसके अंदर, इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024, इंडिया की रैंक 11 हो गई है 49 से इन द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। इसको कौन पब्लिश करता है, तो पोर्टुलेंस इंस्टीट्यूट करता है, और फर्स्ट इंडिया आया है इन एआई साइंटिफिक पब्लिकेशंस एंड आईसीटी एंड सर्विस एक्सपोर्ट। तो इंडिया का रैंक टॉप कभी आ जाए ना, तो यू नीड टू नो कि हाँ चलो अपना इंडिया का रैंक टॉप है, इनफैक्ट सेकंड भी है हम, पर फर्स्ट और सेकंड पे ध्यान देना, बाकी इंडिया का रैंक देख लेना 60 है। 49 सॉरी 60 से 49 हो गया, 60 2023 में था, 49 24 में। और ये पता नहीं इनको कौन सी खुशी है, किस चीज का पटाखा फोड़ रहे हैं, क्या अभी शादी का लगन चल रहा है क्या, आई डोंट नो गाइस। चलो देखते हैं सोशली सेक्युलर इन प्रियम्बल। देखो हमारा प्रियम्बल को हम क्या बोलते हैं, 40, देखो प्रियम्बल जो है हमारा जब बना था ना, तो आप इसको मान सकते हो इट्स एन आइडेंटिटी कार्ड ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। एक तरह से आइडेंटिटी कार्ड है, जो भी चीज आपको कॉन्स्टिट्यूशन में दिखेगा ना, उसकी झलक आपको प्रियम्बल में दिख जाएगी। तो प्रियम्बल जो है हमारा बन जाता है। प्रियम्बल के अंदर बहुत सारी चीजें लिखी रहती है। प्रियम्बल किस किस को याद है ये बताओ, बहुत ऐसा आपने देखा होगा, टीचर्स वगैरह हैं जो बोलते हैं कि इफ यू आर अ यूपीएससी एस्पिरेंट, ट्रू यूपीएससी एस्पिरेंट, तो प्रियम्बल ना रटी हुई होनी चाहिए। ये मैंने बहुत बहुत जगह देखा है। तो आप लोगों में से कितनों को रटा हुआ है, थोड़ा मुझे बताना। चलो, तो प्रियम्बल की बात शुरुआत करते हैं। तो प्रियम्बल में आपको पता है कि बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स डाले हुए थे, ठीक है, पर ऐसे ही तो नहीं डाले हुए थे, हर वर्ड का यहाँ पे मीनिंग था। तो इसमें क्या होता है ना कि एक आपने सुना होगा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, सुना है कि नहीं, तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हम बोलते हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट को, ठीक है। और ये जो है वो क्या करता है, बहुत सारे चेंजेस हमारे लाइफ में लेकर के आता है, इसीलिए इसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोल देते हैं। तो इसलिए एक बहुत बड़ा काम किया था इसने, हमारी प्रियम्बल को क्या किया था, अमेंड किया था, यानी प्रियम्बल अमेंड हुआ है। कितनी बार हुआ है, ओनली वन टाइम, ठीक है। प्रियम्बल क्या है हमारा, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic to secure all of its citizens justice, social, economic, political liberty of thought, expression, belief, faith, worship, equality, status, opportunity, and to promote among them fraternity, assuring the dignity of individual, unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves the Constitution. अभी इतना मैंने बोल दिया, चक 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 बक 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 बक। आप भी सोच रहे हो क्या मैम शो ऑफ कर रहे हो, नहीं नहीं शो ऑफ नहीं कर रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ कि ये सारी इतनी सारी भारी भारी शब्द थे ना, इनमें इनको ऐड किया गया है, ठीक है। जैसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में 3 वर्ड हुआ है, जिसका नेमोनिक है SSI, दैट इज सोशली सेक्युलर इंटेग्रिटी। उससे पहले कुछ और था। तो डीपीएसपी जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किए प्रोविजंस, जैसे कि आर्टिकल 39, आर्टिकल 48, ये सब डीपीएसपी बाद में डलता है, पर जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेन है वो आपको हमारे प्रियम्बल से पता चलता है। तो हमारे अभी सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन थी, उसको डिसमिस कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें क्या बोला गया था कि सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड जो है उसका जो इंक्लूजन है वो उसको उसके पिटिशन को डिसमिस करने की बात की गई थी। ओके, देन वी हैव प्रॉपर्टी राइट्स इन इंडिया।
प्रॉपर्टी राइट में हमने क्या देखना है, राइट टू प्रॉपर्टी पहले एक फंडामेंटल राइट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19(1)(f) और 31 में, बाद में इसको हटा दिया गया और इसको क्या बना दिया गया, इसको लीगल राइट बना दिया गया। ठीक है, फंडामेंटल राइट नहीं रहा है बट इट इज अ लीगल राइट, अभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। सो इट्स नॉट अ फंडामेंटल राइट बट इट इज स्टिल अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। इसमें डिफरेंस समझो, कॉन्स्टिट्यूशनल ये अभी भी है पर ये फंडामेंटल नहीं है, इट्स स्टिल अ लीगल राइट, तो ये समझ लो। उसके अलावा 25th अमेंडमेंट एक्ट अब जानते होंगे 44th 1978 में आया था, इसने प्रॉपर्टी को हटा दिया और 300A के अंदर इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आपको पता ही है कि ये हमारा सब कुछ, इस पे भी हमने बात किया था कि शुड बी, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी, बहुत सारी चीजें ओवरसी करती है इलेक्शन से रिलेटेड, और जो है आर्टिकल 324 के अंदर इसको जो है सेटअप किया जाता है, इंडिपेंडेंट बॉडी है। देन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो आरबीआई का रिपोर्ट ओन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू जनरेशन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में क्या बताता है कि म्यूनिसिपल जो लोकल गवर्नमेंट से अंदर आएगा म्यूनिसिपल बॉडी, तो इनके पास अपने पैसा जनरेट करने की पावर होनी चाहिए। जब भी आपको मेंस में आंसर लिखने को मिलता होगा ना, तो हमेशा बोलते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम है हमारी लोकल गवर्नेंस में, तो सबसे पहले ये लिखते हैं कि उनके पास ज्यादा पावर नहीं है रेवेन्यू जनरेट करने की, क्योंकि ज्यादातर अधिकतर जो पैसा मिलता है ना हमारी म्यूनिसिपल बॉडी को, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन देती है। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन लाके देती है, आपस खुद से पैसा इनको जनरेट करने का बहुत कम चांस मिलता है, ये सिर्फ टैक्स ले सकते हैं और इनको ऊपर से फंड डेवोल्यूशन होकर के मिलता है। तो म्यूनिसिपैलिटी देखती क्या, अर्बन प्लानिंग, लैंड यूज रेगुलेशन, और बना किससे है, तो ये आपको पता ही है कि कौन सी आर्टिकल से बना है और कौन सी अमेंडमेंट से आया था, ये 74 होगा। फिर एनजीओ, तो आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर जो है वो एनजीओ को एफसीआरए एक्ट, हमने इसको डिस्कस भी किया था, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, इसके अंदर है कि कितना एनजीओ पैसा ले सकता है, कहाँ से ले सकता है, कहाँ पे बैंक, किस बैंक में अकाउंट मेंटेन कर सकता है, तो वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट दिस। डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, तो अभी एक बहुत अच्छा डेटा है कि 95% जो लैंड रिकॉर्ड्स है ना अपने गरीब रूरल इंडिया, दैट इज गरीब वाला इंडिया जिसको बहुत दुख मिलते हैं बेचारे, वो डिजिटाइज हो गया है, तो अब ये भी अमीर बनेंगे। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मोनेटाइजेशन प्रोग्राम के अंदर, ये कब लॉन्च हुआ था, 2016 में लॉन्च हुआ था, ताकि ऑफ कोर्स डिजिटाइज करने के लिए। इसमें आपको याद क्या रखना है, यहाँ पे आधार लिंक किया गया है लैंड रिकॉर्ड्स के साथ, तो पूछा जा सकता है कि कैसे डाल सकते हैं कि आपका जो है किसान पत्र इज लिंक्ड टू रिकॉर्ड, आपको उस टाइम न लगेगा स्टेटमेंट में कि ऐसे पूछ देंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट पूछ देंगे कि डिजिटल लैंड इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मोनेटाइजेशन प्रोग्राम has recently given a data that 95% of land record in India is digitized, तो पहले आप सोचो 95 बहुत ज्यादा है भाई, कैसे होगा, if you have not read it। फिर दूसरा स्टेटमेंट डालेंगे, it focuses on computerizing revenue codes and linking किसान पत्र with land records, वहां पे लगेगा हाँ किसान पत्र ही होगा, कभी नहीं आएगा दिमाग में कि आधार को डाला गया है। तो ये सारी चीजों पे ना दिमाग की बत्ती, मेंटोस दिमाग की बत्ती जला करना चाहिए, है ना। चलो, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है सेंटर्स को कि आप रूल बनाओ। ठीक है, आपने एक्ट तो बना दिया, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, पर उनको एक्सेसिबिलिटी अभी भी कहाँ है पब्लिक प्लेसेस में। मान लो मैं डिसेबल हूँ और मैं जो है वो चल नहीं सकती फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, एंड आई एम ऑन अ व्हील चेयर, मुझको जाना है मॉल, ठीक है, मॉल्स तो चलो बहुत अच्छी जगह है, मुझको जाना है रेलवे स्टेशन, और हम जो है वो टियर 2 सिटीज के रेलवे स्टेशन में मैं गई, क्या मुझे रैंप प्रोवाइड करेंगे ऊपर जाने के लिए, नहीं, बहुत बहुत मुश्किल है, आपको प्लेटफॉर्म में पहुंचना भी बहुत मुश्किल, बिकॉज दे हैव इश्यूज विथ एक्सेसिबिलिटी नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए वो राइट है एक डिसेबल पर्सन का अंडर आर्टिकल 14 1921 की उनको इक्वालिटी और जस्टिस मिले। और पंचायत में और म्यूनिसिपैलिटीज को भी बोला गया है कि आप इस 11th और 12th शेड्यूल के अंदर सोशल वेलफेयर दो, तो ये इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सिस्टम पे हमने बात की थी कि अब डेथ और बर्थ दोनों रजिस्टर होंगे। देन प्रायर सैंक्शन मैंडेटरी टू प्रोसिक्यूट अस पब्लिक सर्वेंट, प्रोसिक्यूट नहीं प्रोसिक्यूट, प्रोसिक्यूट कर देंगे तो फिर मतलब क्या ही होगा, आप समझ रहे हो। देखो एक पब्लिक सर्वेंट कौन हुआ, आप लोग भी कल को बनेंगे, ठीक है। तो पब्लिक सर्वेंट जो होते हैं ना, उन पर अगर किसी तरह का प्रोसिक्यूशन करना है रिलेटेड टू एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू पीएमएलए, मान लो उन्होंने कोई घपला किया, मनी लॉन्ड्रिंग करी है, तो उन पे आप इस तरह से प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकते, आपको प्रायरली सैंक्शन लेना पड़ेगा, तब जाके आप उनको प्रोसिक्यूट कर पाओगे। ये उनको एक सेफगार्ड मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ना, बड़ी अथॉरिटी है पब्लिक सर्वेंट की। फिर प्रेसिडेंट ने हमारी प्रिजन्स इन इंडिया रिपोर्ट रिलीज किया था, इसमें हमने बात भी किया था कि किस तरह से हमारे प्रिजन्स में आज भी कास्ट बेसिस पे लोगों को काम दिया जा रहा है, तो वही चीज है। फिर इंटरस्टेट काउंसिल, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इंटरस्टेट काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, बट स्टिल बीइंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये बहुत
कम जो है अपनी मीटिंग्स करती हैं। इनको करना चाहिए। अभी बना ये क्यों था, ताकि सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रह सके। ये बना था तब सरकारिया कमीशन ने रिकमेंड किया था 1990s में कि बनाओ, तो इन्होंने बना दिया। लेकिन अब बनाने से क्या होगा, सोचो इसमें पीएम दिखेंगे आपको एज अ चेयरमैन, अलग अलग सीएम दिखेंगे, स्टेट के यूटीज के सीएम दिखेंगे। तो ये आपस में जो प्रॉब्लम्स है स्टेट गवर्नमेंट की, भले ही आपकी पार्टीज अलग है, सेंटर में अलग है, स्टेट में अलग है, इंटर स्टेट काउंसिल की मीटिंग होती है, तो यू विल गेट अ चांस टू गिव to dictate your issues या whatever your issues are, you get very free to speak about those issues। लेकिन अगर आप मीटिंग ही नहीं कर रहे हो इंटर स्टेट काउंसिल की, तो आप जाके इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है। 3-3 साल 4-4 साल का लैग है इसमें। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, तो इसको क्या किया ना, किसी ने पिटिशन डाल दी कि एएमयू का माइनॉरिटी स्टेटस हटा दो, पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, माइनॉरिटी थी, माइनॉरिटी रहेगी। अभी देखो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कौन से आर्टिकल के अंदर मिलता है, तो ये स्टेटस आर्टिकल 30 के अंदर एज अ ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है। अब फायदा क्या है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन माइनॉरिटी है तो वो अपना खुद का एडमिनिस्ट्रेशन देख सकती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का एस्टैब्लिश कर सकती है। उसके अलावा उनको और भी बहुत सारी चीजों का वो मिलता है, फायदा मिलता है। दे आर अलाउड टू गिव रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, वो दे सकते हैं, वरना बाकी कोई नहीं दे सकता। और इसके लिए एक एक्ट भी बनी थी, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन 2004। इसने इंश्योर किया था सेफगार्ड फॉर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। फिर अर्बन सिविक बॉडी, देखो आरबीआई की एक रिपोर्ट दी थी, म्यूनिसिपल रिवेंज जनरेशन चैलेंज। इन्होंने जो है वो क्या इनहेंस किया था, इनहेंस फिस्कल कैपेसिटीज के ऊपर रिपोर्ट दी थी। इसमें प्रॉपर्टी टैक्स की बात की गई थी, जिसने कंट्रीब्यूट किया ओनली 0.12% ऑफ जीडीपी। और वही मैंने बताया ना, म्यूनिसिपल बॉडी को पैसा कहाँ से मिलता है, तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से रेवेन्यू मिलता है। तो वही चीजों के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ, कौन से की इश्यूज है, ये अगर आप अपने मेंस के आंसर में कोट करते हो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फिर कोटा विद इन कोटा, देखो आपको क्या होता है ना, कई बार सब कैटेगराइजेशंस हैं, जैसे एससी के अंदर भी सब कैटेगराइजेशन, एसटी के अंदर भी बोला जा रहा है, ताकि और अच्छे से टारगेटेड रीअफर्मेटिव एक्शंस मिल सके। अफर्मेटिव एक्शन क्या है, रिजर्वेशन इज एन अफर्मेटिव एक्शन, जब आप अफर्मेटिव तरीके से किसी को जो है बेनिफिट देते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। 2024 की वर्डिक्ट ने ओवरटर्न कर दिया था एक प्रीवियस रूलिंग, जिसने इनेबल की थी सब कैटेगराइजेशन टू इंप्रूव सोशल जस्टिस। सो लेट्स सी होता है कि नहीं। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड बुलडोजर जस्टिस, अच्छा टर्म है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी गाइडलाइन दी कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होना चाहिए व्हेन डेमोलिशिंग प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल अक्यूज्ड ऑफ क्राइम। ये बुलडोजर में क्या है ना, कि बुलडोजर चला देते हैं, आपने सुना ही होगा, यूपी वगैरह में डालते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई इंसान जिसका डिमोलिश कर देते हैं प्रॉपर्टी, तब तक जब तक उस पर कोई प्रोसेस भी नहीं चल रहा, ड्यू लीगल प्रोसेस भी नहीं चला कि वो बेचारा कसूरवार है भी कि नहीं, उसके घर पे बुलडोजर चला दिया। तो यही बुलडोजर जस्टिस है। ये बेसिकली आपने नूह में देखा होगा, हरियाणा में, जहांगीरपुरी में। तो इसमें एक केस है ओल्गा टेलिस वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। उसमें एक केस था कि जिसमें एविक्शन कर रहे थे विदाउट नोटिस, ये वायलेट कर रहा था राइट टू लिवलीहुड। तो ये सारी चीजें हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हुआ ही नहीं, तो आप कैसे डेमोलिशन करोगे। बेसिकली इसे आप एथनिक टारगेटिंग करते हो। फिर काग पे भी हमने बात की। काग इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आर्टिकल 148 के अंदर बनता है। ये ऑडिटिंग करता है हमारे गवर्नमेंट बॉडीज का, और गुड गवर्नेंस में बहुत हेल्प करता है। रोल क्या है, तो इंडिपेंडेंट है, पब्लिक फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी लाता है। ये सेंट्रल और स्टेट फाइनेंशियल सिस्टम दोनों को ओवरसी करता है। अपॉइंट कौन करते हैं काग को, तो प्रेसिडेंट करते हैं 6 साल के लिए या फिर 65 साल, जो आप मतलब चले। और आर्टिकल 149 के अंदर काग की ड्यूटीज देखने को मिलती है। ओके, देन वी हैव वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे। तो 10 नवंबर को वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे मनाया गया था, और मिशन इंद्रधनुष हमारे इंडिया में देखता है इम्यूनाइजेशन। पीएम विश्वकर्मा योजना, तो ये किसके लिए था। विश्वकर्मा योजना ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स पीपल जो है ना, जैसे अलग अलग लोग हैं, जैसे कोई कोल्हापुरी चप्पल सुना होगा आपने, मराठी लोग, कोल्हापुरी लोग जो है ना बहुत ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स पीपल हुआ, उनका अपना क्राफ्ट है। तो पीएम विश्वकर्मा योजना इन लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कैसे, तो इनके प्रोडक्ट की क्वालिटी अपलिफ्ट करता है और मार्केट एक्सेस देता है इनको। इनकी स्किल ट्रेनिंग स्टाइपेंड मिलती है, इनको पहले स्किल सिखाए जाएंगे, उसके ट्रेनिंग के लिए 500 रुपए पर दिन मिलेंगे, और 15,000 का ग्रांट मिलेगा अगर वो मॉडर्न टूल्स खरीदना चाहते हैं। इसके लिए इनको पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड भी दी जाएगी। और नोडल मिनिस्ट्री याद रखो, एमएसएमई वाली मिनिस्ट्री नोडल मिनिस्ट्री है, तो इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्रीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आंखें से बड़ी हो जानी चाहिए मिनिस्ट्री देखकर। देन वी हैव मदरसा एक्ट, हमने देख ही लिया था कि हाँ, यूपी में
एक मदरसा एडुकेशन एक्ट है 2004, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया। इसमें मदरसा रेगुलेट करने के लिए यूपी में इंश्योर किया जाएगा कि स्टैंडर्ड एडुकेशन हो सके, बस इतना ही, उतना कुछ काम का है नहीं। यहाँ से आप पढ़ सकते हो। देन एमपी लैट्स, देखो एमपी लैट्स पे पीवाईक्यू आ चुका है, ठीक है। एमपी लैट्स जो स्कीम होती है ना, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लैंड एंड, एक सेकेंड, इसको मैंने थोड़ा चेक कर लिया, इसका फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट, ठीक है, लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। देखो ये स्कीम जो है ना वो क्यों आई थी, ये एमपी जो है अपना आधा पैसा तो खा जाते, इधर उधर उड़ा देते हैं, तो उनको ना बजट में 5 करोड़ पर एमपी को मिलेगा पर साल, ठीक है, 2011-12 से मिल रहा है। और इस पैसे से वो क्या करेंगे, जो जो एरियाज है ना उनके आसपास लोकल एरिया, वहां पे लोगों की डेवलपमेंट करेंगे, जिसमें 15% एससी कम्युनिटी के लिए और 7.5% एसटी के लिए रिजर्व है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन पैसे को कौन करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन 2 इंस्टॉलमेंट्स में पैसे देता है, ठीक है। तो ये बहुत पुरानी स्कीम है बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लोकल लोगों की हेल्प करने के लिए, ठीक है। राज्यसभा एमपी रेकमेंड करते हैं वर्क एक या एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में अपने स्टेट में, और नॉमिनेटेड एमपीज रेकमेंड कर सकते हैं कि एक या एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में अगर उनको काम करना है, तो इसको एमपी लैट स्कीम बोलते हैं। इस पे पीवाईक्यू भी आया हुआ है। देन स्टेट फॉर्मेशन डे, देखो हमारा जब देश आजाद हुआ ना, तो उसके बाद ना कुछ दिन बाद स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनता है, ठीक है, जिसमें पहले अलग अलग स्टेट्स तो थे नहीं, अभी देश तो आजाद हो गया, तो उनको रीऑर्गेनाइज होना था, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 बनता है। और लिंग्विस्टिक बेसिस पर जो है वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की बात होती है, उसके लिए बहुत सारी कमिटीज आती हैं, जैसे धर कमिटी आपने पढ़ा होगा। ये क्या हो गया भाई, डिलीट हो जा, डिलीट हो जा भैया। नहीं हो रहा, छोड़ो इसको, मिटा देते हैं। तो एक होती है जेवीपी कमेटी, फिर आता है आपका धार कमेटी, ठीक है, फिर आती है आपकी फजल अली कमेटी। ये शायद क्रोनोलॉजी इधर उधर हो सकती है, पर फजल अली कमेटी रेकमेंड कर लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है, लिंग्विस्टिक लाइंस पे बनाएंगे हम स्टेट्स, तो अलग अलग स्टेट्स बने थे हमारे, ठीक है। तो उसमें छत्तीसगढ़, एमपी, हरियाणा, कर्नाटक और केरला, इन सब का फाउंडेशन डे 1 नवंबर है, तो उस पर हमारे पीएम ने विशेष दी। कैसे कोई स्टेट बनता है, तो आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को अलाउ करता है कि वो नया स्टेट इंडिया में बना सकता है। आर्टिकल 3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, इसको 1000 बार पढ़ लेना, ये क्या करता है, कोई स्टेट का या तो फॉर्मेशन, सेपरेशन या फिर रीऑर्गेनाइजेशन करवाता है। और कंडीशन क्या है, आर्टिकल 3 के अंदर बिल पास करना पड़ता है। वो कैसे करोगे, तो प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन होगी तभी बिल पास हो पाएगा। फिर है कॉम्पेरेटिव एनालिसिस ऑफ इंडियंस एंड यूएस प्रेसिडेंट, तो इंडिया के प्रेसिडेंट कैसे चूज होते हैं, तो आप सबको पता है कि हमारे पास प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्शन करते हैं। पीआर समझ रहे हो, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये तरीके से हम लोग बनाते हैं प्रेसिडेंट को। इसको एमपीज और एमएलए सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज में। पर यूएस में डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जैसे अपने इंडिया में पीएम का डायरेक्ट इलेक्शन है, यहाँ पे यूएस के प्रेसिडेंट का डायरेक्ट इलेक्शन होता है। वोटिंग अपने इंडिया का तो आपको पता ही, पर यूएस वाले में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। जैसे अपने लोकसभा में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, मतलब जो भी मेजोरिटी ले आता है पहले वही जीत जाता है। और दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों के दोनों सेरेमोनियल हेड्स है अपने स्टेट के, ठीक है, वीटो पावर है, इमरजेंसी पावर है और डिप्लोमेटिक रोल्स है। देन अभी आपको पता है ये ट्रम्प बन चुके हैं यूएस के प्रेसिडेंट, ठीक है, ट्रम्प जो है वो रिपब्लिक पार्टी के हैं, ये भी आपको पता है। 2 पार्टी सिस्टम चलता है हमारे यूएस में, जिसमें रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक पार्टी है। आयुर्वेदा डे किसके लिए सेलिब्रेट होता होगा, ऑफ कोर्स आयुष मिनिस्ट्रीज करवाती होगी। ये जो है आपके धनतेरस के टाइम पे हमेशा कोइंसाइड कर जाता है। पीएम वानी बहुत इंपॉर्टेंट, जब आया था तो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ये 2020 में लॉन्च कर दिया अपनी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। देखो होता क्या है, जब आप गांव देहात में जाते हो तो यू नीड वाईफाई, आपको वाईफाई कैसे मिलेगा, अभी तो वहां पे थोड़ी ना आपका कोई वाईफाई का वो लगा हुआ होगा, राउटर नहीं होगा। तो उसके लिए क्या होता है, जो लोकल जो जैसे कि शॉप्स वगैरह है ना, वहां पे पीएम वानी के अंदर एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, जिससे वाईफाई हॉटस्पॉट जो है रूरल एरियाज में भी आ जाएंगी। तो लोकल लोगों को लाइसेंस मिल रहा था, विदाउट फी, विदाउट लाइसेंस वाईफाई हॉटस्पॉट बनाने का ऑप्शन मिल रहा था, ठीक है, मतलब मिल रहा है। और ये सपोर्ट करता है अपना नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी, यही है अपना पीएम वानी, वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। ओके चलो नेक्स्ट है सास्की, डेवलपमेंट ऑफ आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर।
देखो सस्की जान लो किससे रिलेटेड है, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर से, बस इतना पता होगा जो मोर देन इनफ है। जो लेस किस चीज के लिए, तो क्या टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर किस एरिया के लिए, तो जो लेस विजिटेड साइट्स है, बहुत सुंदर सुंदर जगह इंडिया में जहाँ लोग नहीं जाते हैं बट इट्स रियली प्रिटी, तो उसके लिए। उसके बाद है टेलीकम्युनिकेशन रूल, इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से कि क्या क्या चेंजेस लाई जाएंगी। 6 घंटे के अंदर आप अगर कोई इंसिडेंट रिपोर्ट करोगे तो आपको जो है उसकी ग्रीवांस रिड्रेसल भी मिल जाएगी। फिर आपका एक्सेसिंग यूनिवर्सल बेसिक लिटरेसी, तो देखो अकॉर्डिंग टू अ सैन एनएसएसओ सर्वे 95.9% इंडिविजुअल जो 15 से 29 साल के ना इंडिया में, उनमें बेसिक लिटरेसी और न्यूमरेसी स्किल है। बेसिक लिटरेसी तो आप जानते हो कि जो लिख पढ़ सकता है, अपना नाम ये वो। न्यूमरेसी मतलब उनको प्लस माइनस नॉर्मल एल्गोरिदम बोल रही हूँ, नॉर्मल अलजेब्रा वगैरह आती है। हायर लिटरेसी स्किल्स रेट्स कहाँ देखी गई है, तो मिजोरम गोवा जैसे स्टेट्स में, सिक्किम में जहाँ 99% तक है, और लोअर तो हम बोलने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही गेस कर लोगे। I don't want to be डिप्लोमेटिक। इंडिया का कोऑपरेटिव मूवमेंट, आपको पता है कोऑपरेटिव्स होते क्या है, कोऑपरेटिव्स मेंबर ओन होते हैं, सब मिलकर एक जगह आ जाते हैं, मेंबर्स ही पैसा सब कुछ देखते हैं, एक दूसरे को सोशली और इकोनॉमिकली वेलफेयर प्रोवाइड करते हैं। और इसीलिए अपनी एक मिनिस्ट्री भी है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव बोलते हैं, जिसके शायद अभी मिनिस्टर अमित शाह जी हैं। ओके, देन वी हैव कंडक्ट ऑफ रूल्स फॉर सिविल सर्वेंट, तो आपको तो पता है सिविल सर्वेंट्स को ना कोई निकाल नहीं सकता, बट दे कैन बी सस्पेंडेड, तो उनको एथिकल स्टैंडर्ड और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अपहोल्ड करनी है अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिया सर्विसेज रूल 1968। और अगर कोई सिविल सर्वेंट नहीं फॉलो करता है, तो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं क्या सिविल सर्वेंट के, पहले तो पॉलिटिकली उसको न्यूट्रल होना चाहिए, दूसरा उसको इंटेग्रिटी मेंटेन करनी चाहिए, और तीसरी जो है उसको गवर्नमेंट पॉलिसीज का वो क्रिटिसिज्म नहीं कर सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेटमेंट में आ सकता है आपके, ठीक है। तो ये सारी चीजें वो ना रिड्रेसल नहीं मांग सकते मीडिया या कोर्ट में जाके, कोई भी आईएएस ऑफिसर मीडिया में जाके नहीं बोल सकता बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के कि मुझको ना जस्टिस दिलाओ। फिर है स्टेट फाइनेंस कमीशन, आपको पता है फाइनेंस कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है हमारी। तो एक होता है सेंट्रल फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280 के अंदर बनता है, यही पैसा वैसा डालता है। पर एक होता है स्टेट फाइनेंस कमीशन, देखो अभी के अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज सारे स्टेट्स इंडिया के एक्सेप्ट फॉर अरुणाचल प्रदेश के पास अपना स्टेट फाइनेंस कमीशन है। खुद का स्टेट फाइनेंस कमीशन होने का क्या फायदा है, तो उससे क्या होगा ना, बेटर कंप्लायंस मिलेगी उन स्टेट्स को, बेटर ग्रांट्स लेने का मौका मिलेगा, बढ़िया से वो रिकमेंडेशन दे पाएगा कि मेरी स्टेट को इतना पैसा दो, कोई तो होना चाहिए ना रिप्रेजेंटेटिव। तो 15वीं फाइनेंस कमीशन ने कहा था कि अपना स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाओ, फायदा ही है आपको, तो देखो सबने सुन भी लिया। तो आर्टिकल 243 क्लॉज 1 के अंदर स्टेट में बनता है फाइनेंस कमीशन। देखो फाइनेंस कमीशन पे सवाल कैसे आ सकते हैं, फाइनेंस कमीशन के बारे में पहले अगर आपको डिटेल में देखना है तो देखो फाइनेंस कमीशन पहला 1952 में बनता है, और अभी हमारा 16th फाइनेंस कमीशन आ गया है, ठीक है। तो आर्टिकल 280 के अंदर बनता है, ये क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, पावर स्पेस, इसको प्रेसिडेंट हमारे जो है वो अपॉइंट करते हैं। यहाँ पे आप रिकमेंडेशंस देख सकते हो कि कौन सी रिकमेंडेशंस देता है आपको फाइनेंस कमीशन, तो वो नेट टैक्स प्रोसीड, यानी सेंटर से कितना पैसा स्टेट के पास जाएगा, ये फाइनेंस कमीशन के पास पावर है। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर है। और बाकी फाइनेंशियल मैटर्स जो प्रेसिडेंट उनको बोले वो। दूसरी चीज क्या है कि जो रिकमेंडेशंस होती है ना फाइनेंस कमीशन की, वो एडवाइजरी होती है, बाइंडिंग नहीं होती गवर्नमेंट, बट मोस्टली गवर्नमेंट जो है मानती है। यहाँ से आप मेंबर्स देख सकते हो फाइनेंस कमीशन के, और टेन्योर याद रखना, जो प्रेसिडेंट बोले उतने दिन के लिए होते हैं। पावर इनके पास सिविल कोर्ट के जैसी होती है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि देखो क्राइटेरियाज ना ओवर टाइम चेंज हुए हैं। 15th फाइनेंस कमीशन और 14th फाइनेंस कमीशन में ये सारे आप देख रहे हो अलग अलग क्राइटेरिया है। इस पे सवाल किस तरह से यूपीएससी पूछती है कि कौन से क्राइटेरिया में सबसे ज्यादा पैसा एलोकेट होता है, तो देखो इनकम डिस्टेंस पे सबसे ज्यादा, मतलब वो जो सबसे गरीब देश है, देन देश बोल रही हूँ राज्य है, फिर एरिया के बेसिस पे क्या डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ से देखो। फिर देखो कि अच्छा ठीक है पॉपुलेशन 1971 नहीं, पॉपुलेशन 2011 के बेसिस पे है। फिर उसके बाद आप देखो तो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस भी देख रहे हैं कि पॉपुलेशन कैसा परफॉर्म करी उस स्टेट में। देन फॉरेस्ट कवर पे भी कुछ पैसा है, फॉरेस्ट इकोलॉजी पे कुछ पैसा है, एंड टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट पे कुछ पैसा है। तो 15th वाला लेटेस्ट है तो हम 15th देखेंगे कि हाँ चलो कैसा चल रहा है। ओके, ठीक है। अच्छा मैंने 16 लिख दिया था, हमारे 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है, कुछ भी गलत नहीं बता सकते। तो 5 ईयर के टेन्योर के लिए आया है 15 फाइनेंस कमीशन, इसके बाद अभी 16th आएगा, ठीक। तो ये आप देखो कि हाँ चलो 15th लेटेस्ट वाला है, उसमें फॉरेस्ट कवर पे पैसा डिवोल्यूशन नहीं हुआ, पॉपुलेशन 1971 पे नहीं हुआ, बट इन सब चीजों पे हुआ। सबसे ज्यादा एलोकेशन कहाँ हुई, ये ध्यान देना होगा, हमें देखना पड़ेगा। अच्छा फिजिकल और टैक्स एफर्ट भी है, इस पर बहुत कम पैसा मिलता है, फॉरेस्ट इकोलॉजी पे भी कम पैसा मिलता है, लेकिन पॉपुलेशन पे अच्छा पैसा मिलता है, एरिया पे अच्छा, सबसे ज्यादा इनकम डिस्टेंस पे मिलता है। इस तरह से
से पढ़ना है हमें, है ना। फैक्ट तो यहाँ से रट लो बैठ के, मेंबर्स क्या दे रहे, रिकमेंडेशन, पर ये सवाल ही नहीं आएगा ना, तो फायदा क्या है हमें, हम क्यों अपने एफर्ट्स को वेस्ट करें, राइट। यही मेरा यहाँ पे एम है आप लोगों के लिए। देखो खाप पंचायत, जब मैं आपको ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की बात कर रही थी, दैट इज अदर थिंग्स फ्रॉम कन्वेंशनल कोर्ट सिस्टम, तो वहां पे हमने बहुत ऐसे बात की थी, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की, नालसा की, डालसा की बात की थी, हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी बात की थी, बहुत सारी चीजें बात की थी। यहाँ पे एक खाप पंचायत का सिस्टम आता है। अभी खाप पंचायत जो है ना, ये भी एक इनफॉर्मल सा सिस्टम है, जिसमें क्या करते हैं ना, एक ट्रेडिशनल काउंसिल बैठती है नॉर्थ इंडिया में मोस्टली, या हरियाणा यूपी वाली जगह में, और ये लोग जो है ना, यहाँ पे ये इनफॉर्मल बॉडी है, यहाँ पे कुछ बड़े लोग आते हैं जिनको लोग बात सुनते हैं, और वो कुछ कुछ यहाँ पे आकर के अपनी टिप्पणी करते हैं। और खाप पंचायत काफी इनफेमस है, फेमस नहीं है, इनफेमस है। इन्होंने बहुत वियर्ड वियर्ड सी चीजें दी है, लड़कियों को जीन्स नहीं पहननी चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, अजीब अजीब चीजें। तो ये सब थी हमारी पॉलिटी से रिलेटेड। नेक्स्ट इज आयर। आयर में वही आप देख सकते हो कुछ भी कीवर्ड, बाकी मैं आपको बताऊंगी। देखो इंडिया कनाडा पे हमने डिटेल में बात की थी, रिश्ते खराब हो गए हैं, ओके। पर इंडिया कनाडा का ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं चल रहा, वी हैव सीपा नेगोशिएशंस गोइंग ऑन। हमने डिप्लोमेटिक टाइप कनाडा से 1947 के बाद ही बना लिया था। कनाडा हमारा 18th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है, कॉपरेशन है स्पेस एक्सप्लोरेशन और रिसर्च सेंटर में, दोनों मेंबर्स हैं G20 और UN के, इतना ही काफी है। बस याद रखो आईसी इंपैक्ट्स इंडिया और कनाडा के बीच में, ये सारी चीजें। अब जो मैं आपको आईआर पढ़ाऊंगी ना, बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड मैनर में होने वाला है, क्योंकि अब जो मेंस का काम का है नहीं, वो हम नहीं पढ़ेंगे, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे। लेट मी ड्रिंक सम वाटर, फटाफट करेंगे इसको, और कोई भी फालतू चीज नहीं पढ़ेंगे। वी डोंट हैव टू डू PhD, बट वी हैव टू मार्क द राइट ऑप्शन। अल जवाफ रीजन कहाँ पे है, तो ये आपके सऊदी अरेबिया में जॉर्डन के पास है। यहाँ पे पहली बार आपको बर्फ गिरती दिखती है। ये सऊदी अरेबिया का सबसे कोल्डेस्ट रीजन है अल जवाफ। ये किसके लिए फेमस है, तो ऑलिव कल्टिवेशन के लिए फेमस है। ये देखो, ये है आपका ऑलिव। आप लोग पिज्जा विज्जा खाते होंगे तो उसके ऊपर ऑलिव डालते हैं ग्रीन कलर का, ओके। चलो इंडस वाटर ट्रीटी, तो आपको बता दूं इंडिया और पाकिस्तान के बीच से इंडस रिवर सिस्टम बहती है, ठीक है। इसमें 6 रिवर्स हैं, और इंडिया जो है वो ईस्टर्न रिवर्स का पानी यूज करता है, और पाकिस्तान वेस्टर्न रिवर्स का पानी यूज करता है। देखो यहाँ दिखाती हूँ आपको, ये देखो ये इंडस है। अपना इंडिया ये ईस्टर्न वाले का पानी यूज करता है, राबी, ब्यास और सतलज, और पाकिस्तान वेस्टर्न वाला इंडस, झेलम, चिनाब का पानी यूज करता है, ठीक है। तो एक ट्रीटी साइन होती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इंडस वाटर ट्रीटी बोलते हैं उसको, 1960 में साइन होती है, जिसमें वाटर शेयरिंग डिस्कस होता है कि इंडिया कितना लेगा, पाकिस्तान कितना लेगा। यहाँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी अलाउ करता है ये। और ये जो वाटर ट्रीटी है ना, इसको नेगोशिएट कराता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है इसके नेगोशिएशन में, ये जान लो ध्यान, ठीक है। उसके बाद से इसमें बार बार चेंजेस होते थे। मान लो कोई भी डिस्प्यूट होगा ना, तो 3 स्टेप का डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म इस ट्रीटी के अंदर, और दोनों बायलैटरली आएंगे तभी डिस्प्यूट जा सकता है, कोई तीसरा आके इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता। अब इंडस वाटर के बारे में ये देखो, ये है इंडस वाटर सिस्टम। इंडस निकलता कहाँ से आपके, तो वो पाकिस्तान से, ठीक है। पाकिस्तान से इंडस निकलता है, इसकी अलग अलग ट्रिब्यूटरी, जैसे इंडस आपको ग्लेशियर मानसरोवर से, सॉरी पाकिस्तान बोल दिया मैंने, इंडस जो है वो पाकिस्तान में जाके ड्रेन होता है, सो सॉरी। इंडस जो है वो ग्लेशियर नियर मानसरोवर वहां से निकलता है। झेलम आपका वेरीनाग जो है वो स्प्रिंग से निकलता है। चिनाब बारालाचा पास से निकलता है, रावी रोहतांग पास से, ब्यास रोहतांग पास से, और सतलज मानसरोवर के राकस लेक से, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से आप डिटेल में देख सकते हो, मैप मैंने अटैच कर दिया आप लोगों के लिए। नेक्स्ट वी हैव यूरोप की डिजिटल बैंक करेंसी। देखो अपनी CBDC क्या होता है, डिजिटल बैंक, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बोलते हैं इसको। ये कॉस्ट इफेक्टिव होती है, एनोनिमस होती है। देखो डिजिटल पेमेंट तो हम भी करते हैं। क्रिप्टो करेंसी सुना होगा, क्रिप्टो करेंसी में प्रॉब्लम क्या है ना, कोई गवर्नमेंट बैक नहीं करे, आपको पता ही नहीं आपका पैसा कहाँ जा रहा है, कौन डूब रहा है। पर डिजिटल बैंक करेंसी में गवर्नमेंट बैक कर रही होती है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से बैक करने का क्या मतलब है, वादा कर रही होती है कि हम इसको सिक्योर बना रहे हैं, कोई गलत नहीं होगा। तो आप कैसे डिजिटल करेंसी यूज करोगे, तो स्मार्टफोन से ऑफलाइन भी पेमेंट कर सकते हो। अपना RBI भी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बनाने की कोशिश कर रहा है, चाइना भी कर रहा है, और सिमिलरली यूरोप ने डिजिटल यूरो के बनाने की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। तो फायदा क्या होगा डिजिटल करेंसी बना के, तो माइक्रो पेमेंट्स में आसान होगा, ट्रांजैक्शन का कॉस्ट कम होगा, जो गवर्नमेंट को इतने प्रिंट करने पड़ते हैं पेपर में, वो प्रिंटिंग का कॉस्ट कम होगा। और डिटेल में देखना तो आप यहाँ से देखो CBDC होता क्या है, तो देख लो एक कंट्री का डिजिटल फॉर्म में होता है। क्रिप्टो करेंसी और इसमें क्या अंतर है, सेंट्रल बैंक डिजिटल
करेंसी सेंट्रलाइज है, क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज है। जैसा मैंने कहा सेंट्रल बैंक में रेगुलेशन करेगी, आपको वादा करेगी सेंट्रल बैंक, क्या है हमारी सेंट्रल बैंक आरबीआई, कि हम तुमको कंट्रोल करेंगे। क्रिप्टो में ऐसा कोई अथॉरिटी नहीं है, आपका सारा ट्रांजैक्शन ट्रैक होगा क्योंकि आरबीआई देख रहा है ना, पर क्रिप्टो में आपका ट्रांजैक्शन एनोनिमस होता है। स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, थ्रेट, अपॉर्चुनिटी, इस तरह से अगर आप स्वॉट एनालिसिस बना दिया आपने मेंस के पेपर में, आपके नंबर कहीं नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ से सीखो कि करना कैसे है फॉर मेंस ऑल्सो। बट वही है कि अभी टाइम वेस्ट नहीं करना ना हमको, हमें प्री के पर्सपेक्टिव से देखना है। देन इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इंडिया को यूरोप से कनेक्ट करता है, और हमें यहाँ देखना है कौन कौन सी जगह है, काम का हमारा यहाँ है। देखो मुंबई से निकलता है और कनेक्ट करता है रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग तक, तो बीच में कौन कौन सी जगह, बंदर अब्बास याद रखो, बंदर अंजली याद रखो, अस्त्रा खान याद रखो, वोल्गोग्राद याद रखो, मॉस्को याद रखो। तो देखो इतनी सारी जगहें हैं बीच में, ये पूरा आपका आईएनएसटीसी चलता है। हमें ये नाम याद रखने, कल को पूछ लेगा कि बंदर अब्बास कहाँ पे है, ठीक है, और पूछ लेगा बंदर अमराबाद कहाँ पे है, तब क्या करोगे? तो लोकेशन विद दिस पोर्ट जो भी कनेक्ट करा है, ये नाम याद रखने हैं हमने, ठीक है। हमने ये पूरा पढ़ के कोई फायदा नहीं है। देखो जैसे आर्कटिक, बार्कटिक और सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करेगी, ये एनर्जी रीजन, एनर्जी रिच रीजन है। कौन सी जगह को बाईपास कर रहा है? रेड सी को कर रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कर रहा है, यानी ये सारे क्या थे, चोक पॉइंट से, इनको बाईपास कर देगा तो इजिली हम लोग पहुंच जाएंगे। डर नहीं रहेगा कि कोई भी वहां कुछ बंद कर दिया तो कैसे जाएंगे। ऑल्टरनेट रूट मान सकते हो। इंडिया ने क्या किया है, एसेट रिकवरी इंटर एजेंसी नेटवर्क की प्रेसिडेंसी अज्यूम कर लिया, दैट्स इट। कैमडेन एसेट रिकवरी, जिसको कैरन बोलते हैं, ये कंटिन्यू कर रहा है टू सपोर्ट ग्लोबल एसेट रिकवरी। जैसे हमने अपना बैड बैंक की बात की थी ना, वैसे ही एसेट रिकवरी ग्लोबली भी करना है तो कैरन को सपोर्ट करता है इसको। इसमें 100 मेंबर्स है और इसको ईयू फंड करता है, 61 मेंबर्स है, और इंडिया भी इसके जुरिडिक्शन में है। गल्फ ऑफ गिनी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो लोकेशन देखो गल्फ ऑफ गिनी का है, ये आपका अटलांटिक ओशन है, आपका अफ्रीका है, यहाँ पे गल्फ ऑफ गिनी है आपका, ठीक है। गल्फ ऑफ गिनी आपको केप लोपेज और केप पाल्मास के बीच में दिखेगा। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अटलांटिक, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन बोल सकते हो, नॉर्थ ईस्ट हो गया ना, नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन है, केप लोपेज और केप पाल्मास के बीच में, एकदम याद रखना, लोपेज और पाल्मास के बीच में आपको गल्फ ऑफ गिनी दिखती है। 16 कंट्रीज से बॉर्डर्ड है, ये 16 कंट्रीज हैं जहाँ से बॉर्डर्ड होती है। तो यहाँ आप इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट करना पड़ेगा। गल्फ ऑफ गिनी इज इंपॉर्टेंट, देयर इज लाइक नो शॉर्टकट, निमोनिक बना के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो गल्फ ऑफ गिनी में 35% वर्ल्ड का पेट्रोलियम रिजर्व है, और यहाँ पे रिवर नाइजर और वोल्टा ड्रेन करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबल क्वेश्चन, कौन सी रिवर ड्रेन करती है। और यहाँ पे एक नल आइलैंड है जो इंटरसेक्शन में है इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन के, लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्राइम मेरिडियन हमारा टाइम से रिलेटेड, और इक्वेटर जो है वो अर्थ को बीच में पार्ट से डिवाइड करता है। आपको पता है इंडिया ने जब प्रेसिडेंसी अज्यूम की थी तो अफ्रीकन यूनियन को अपने पार्ट बना लिया था, इसमें 55 मेंबर स्टेट्स हैं। देन वी हैव डेट ब्रेक रूल। तो जर्मनी ने डेट ब्रेक रूल जो है वो लिमिट करता है 0.35% ऑफ जीडीपी बोरोइंग टू 0.35% ऑफ जीडीपी, मतलब जितना आप बोरो करते हो ना, सिर्फ 0.35% जो बोरो कर सकते हो अपने जीडीपी से। तो वो बहुत स्ट्रिक्ट रूल है। ईयू में सबसे स्ट्रिक्ट रूल आपको जर्मनी की दिखेगी, जिसको जर्मनी का डेट ब्रेक रूल बोलते हैं। तो कल को अगर पूछे कि डेट ब्रेक रूल इज रिलेटेड टू, सो इट्स रिलेटेड टू लिमिटिंग द बोरोइंग अप टू 0.35% ऑफ जीडीपी। और ये जो है जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये लीगली बाइंडिंग है, याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर हम भी इस तरह का कुछ बना दे बोरोइंग तो हमारी तो वाट लग जाएगी, हम इतना बोरो किए बिना हमारा काम कहाँ चलता है। देन एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इंडिया अभी भी इसका ऑब्जर्वर ही स्टेटस है, इस पे हमने बात की थी, याद रखना, ऑब्जर्वर है इंडिया। एक रिसिप और एक एपेक, इसका इंडिया ना मेंबर नहीं है, याद रखना, एपेक और रिसिप का इंडिया मेंबर नहीं है। इसमें इस वाले जो एपेक है उसमें 21 मेंबर्स हैं, आप देख सकते हैं कौन कौन से। हेडक्वार्टर्स की सिंगापुर है। एपेक का इंडिया ऑब्जर्वर है, और इसकी चेयरमैनशिप जो एपेक की है वो आसियान मेंबर्स में ही रोटेट होती रहती है। फॉसिल फ्यूल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये रिन्यूएबल्स एनर्जी के लिए एक ट्रीटी है ताकि जस्ट ट्रांजिशन हो जाए। जस्ट का मतलब जस्टिफाइड, ठीक है। ये 2016 में कॉन्सेप्चुअलाइज हुआ था, और एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी को ये प्रपोज करता है, और इसको सपोर्ट कर रहा है डब्ल्यूएचओ और यूरोपियन पार्लियामेंट भी करे, यूरोपियन यूनियन वाली पार्लियामेंट। फिर जद्दा डिक्लेरेशन, जद्दा डिक्लेरेशन, जद्दा कमिट किससे रिलेटेड है? एंटी माइक्रोबियल रिलेटेड डेथ्स को कम करना है बाय 20%। बस इतना याद रखो कि जद्दा कमिटमेंट किससे रिलेटेड है, जद्दा डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड। अगर समझ गया, जद्दा आपको पता है कि सऊदी अरेबिया में, तो होस्ट भी सऊदी अरेबिया ही करेगा, और नेक्स्ट समिट नाइजीरिया में हो रहा था।
था, ठीक है, याद रखो जद्दा इज रिलेटेड एंटी माइक्रोबियल, बस इतने से काम बन जाएगा, ट्रस्ट मी। ब्लैक सी बहुत इंपॉर्टेंट, जब से रशिया यूक्रेन वॉर में गया है ब्लैक सी की इंपॉर्टेंस तो बढ़ी गई है। ब्लैक सी का आपको निमोनिक याद रखना है, गुरबट रोम। एक बार ही निमोनिक याद हो गया तो आपको याद आएगा जॉर्जिया, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, यूक्रेन, एंड दिस इज तजाकिस्तान, एंड देन वी हैव रशिया, देन वी हैव रोमानिया। ओके, एक रशिया यहाँ पे था, ये रोमानिया है, ये रोमानिया है, ठीक है, रोम इज फॉर रोमानिया। तो यहाँ से आपको पता चल गया गुरबट रोम। ओके, तो ये सारी चीजें हो गई, तो इससे आपको याद रहेगा गुरबट रोम, रोम इज फॉर रोमानिया, टी फॉर आई थिंक आई सेड तजाकिस्तान, इट्स टर्की। ओके, तो इससे आप याद रखोगे गुरबट रोम, तो आपको याद आएगा कौन सी कंट्री से बॉर्डर होती है। सबसे इंपॉर्टेंट है ब्लैक सी, एजियन सी और सी ऑफ अजोव को कनेक्ट करती है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके हर लाइन में क्वेश्चन है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एनॉक्सिक बेसिन है। क्या है ब्लैक सी? वर्ल्ड का लार्जेस्ट एनॉक्सिक बेसिन। देखो ब्लैक सी के बारे में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, ब्लैक सी को इसकी ये सैलिनिटी भी बहुत ज्यादा है, एनॉक्सिक भी है। एनॉक्सिक का मतलब होता है ना विदाउट ऑक्सीजन, नाम से नहीं पता चल रहा है, विदाउट ऑक्सीजन, तो विदाउट बहुत कम लेवल ऑफ ऑक्सीजन, तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एनॉक्सिक बेसिन है। ये देखो, ये रही आपकी ब्लैक सी। अलग अलग यहाँ पे सेवास्तोपोल, इसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, सब न्यूज में थी, सारे ऑलमोस्ट जगह न्यूज में थी। यहाँ देखो, यहाँ आपको एजियन सी ऑफ मरमरा दिख रहा है, सी ऑफ अजोब भी दिखेगा, तो ये ब्लैक सी ही इसको कनेक्ट करता है। ये देखो, ये सी ऑफ अजोब और ये एजियन सी, इसको कौन कनेक्ट कर रहा है? ब्लैक सी इसको कनेक्ट कर रहा है। एंड देन बीच में आपको सी ऑफ मरमरा भी दिख रहा होगा। अलग अलग स्टेट्स हैं यहाँ पे, बॉस्फेरस स्ट्रेट, ये सब याद रखना है। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने लॉन्च किया यूएन को। देखो, ये 2025 ना इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स है और इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिट्स भी है, तो ये दो चीज बस ध्यान में रखो। देन वी हैव जेलेफू माइंडफुलनेस सिटी। देखो, जेलेफू माइंडफुलनेस सिटी ना, ये एक सस्टेनेबल प्रोजेक्ट है, इनोवेटिव सस्टेनेबल प्रोजेक्ट जो भूटान बनाएगा। ये फर्स्ट ऑफ द काइंड एक रीजन होगा भूटान में, जिसको ये लोग स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बोलेंगे, जहां पे लोग हॉलिस्टिकली और सस्टेनेबिलिटी रहेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो भूटान है इट्स जीरो कार्बन, इनफैक्ट नेगेटिव कार्बन स्टेट्स में से एक है, बहुत कम ये पोल्यूशन करता है। ये इनफैक्ट अगर आपको घूमने जाना है ना भूटान में, देयर इज ऑल्सो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ टूरिस्ट हु गो टू भूटान। और अगर आपको जाना है तो इनफैक्ट ये लोग एक टैक्स भी प्लान कर रहे हैं कि टैक्स लेंगे लोगों से जो ग्रीन हाउस गैस, ताकि ना मतलब ग्रीन हाउस गैस इमिशन ना हो। तो भूटान बहुत ही ज्यादा आपकी ग्रीन सिटी कह सकते हो। तो जिलेफो माइंडफुलनेस किससे रिलेटेड है? भूटान से। इंडिया ओमान गैस पाइपलाइन, तो ये 1400 किलोमीटर तक चलेगी, इंडिया ईरान पाकिस्तान का ऑल्टरनेटिव होगा ये। देन वी हैव रीजनल कॉर्पोरेशन, रिसिप के बारे में बात किया ही था हमने, फिर से नहीं करेंगे इस पे बात। नेक्स्ट वी हैव इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। आपको पता है ये 1957 में बनती है, यूएन की ऑटोनोमस बॉडी, हेडक्वार्टर वियना में। काम क्या है इसका? तो पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी का यूज, और न्यूक्लियर वेपन्स का यूज ना हो पाए एटॉमिक बॉम्ब बनाने में, जो हिरोशिमा जैसा हुआ था। स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम वाया स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम वीजा प्रोग्राम, तो ये कनाडा ने अनाउंस किया कि वो इंडिया के स्टूडेंट्स को जो एसडीएस स्ट्रीम के अंदर वीजा देता था ना, वो नहीं देगा। तो बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स अफेक्ट हो गए। ऑफ कोर्स हमारे रिश्ते सही नहीं चल रहे कनाडा के साथ, तो इस वजह से इसने इस तरह उसको बंद कर दिया। वाडा पे हम बात कर ही चुके थे, डोपिंग को देखता है वर्ल्ड में। डोपिंग आपको पता है, डोपिंग एक सिचुएशन होती है जिसमें लोग आर्टिफिशियली इनहांस करते हैं अपनी परफॉर्मेंस को, क्या देके? ड्रग्स देकर। फिर आपका है यूएनआरडब्ल्यूए, हमने बात किया ही था कि यूएन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी, ये पैलेस्टाइन रिफ्यूजी के लिए बनी थी। यूएन जनरल असेंबली ही नहीं इसको बनाया था। ये बहुत पैसे देता है, जैसे $5 मिलियन तक देता है पैलेस्टीनियन रेफ्यूजीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसका हेडक्वार्टर पहले तो बेरूत में था, अभी गाजा में। तो ये बहुत एक्टिव हो गया था ये पैलेस्टाइन गाजा वॉर में, लेकिन वही है, कब तक। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पे हम बात कर चुके हैं 1000 बार। देन वी हैव ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट पॉवर्टी एंड हंगर एंड पॉवर्टी। तो ये अलायंस जो है G20 समिट 2024 जो कि ब्राजील में हुई थी, वहां लॉन्च हुआ है। तो किसको टैकल करेगा? ऑफ कोर्स हंगर और पॉवर्टी को। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो जो कंट्रीज है ना, उनके अंदर हंगर वाले इशू है, वहां टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे। एक प्लेटफॉर्म की तरह ये काम करेगा, जहां पे लोग अपनी अपनी पॉलिसीज, पैसे देने हैं या टेक्निकल हेल्प देनी है तो आप कर सकते हो। फिर देयर इज आईसीए कोऑपरेटिव कॉन्फ्रेंस, इस पे बात कर चुके हैं। रियाद डिजाइन लॉ ट्रीटी, ये वीपो क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन मेंबर स्टेट्स ने अडॉप्ट किया रियाद डिजाइन लॉ ट्रीटी। 2 डेकेड्स के बाद, सोचने के बाद ये अडॉप्ट किया इन्होंने वीपो मेंबर्स ने। इसको करेंगे क्या? तो देखो, आपको पता है कि
ग्लोबली आपको कोई भी डिजाइन देना तो आपको उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लेनी पड़ेंगे। तो इंडस्ट्रियल डिजाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत खतरनाक होता है। अब आपके लिए एक स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर होगा, आराम से रजिस्टर कराओ, जो भी इंडस्ट्रियल रजिस्ट्रेशन की सिंप्लीफाई कर देंगे और फिर टाइम लिमिट वगैरह भी कम कर देंगे ताकि आराम से आप अपना जो भी डिजाइन है उसको फाइल करा पाओ। देन वी हैव ये इंटरनेशनल केमिकल काउंसिल, जो अपना इंडिया का इंडियन केमिकल काउंसिल, नॉट इंटरनेशनल, इसको ना 2024 हाग अवार्ड मिला है ताकि एडवांस कर सके केमिकल वेपन के प्रोहिबिशन को। उसके बाद है हमारे आईमेक, इंडियन मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, बट दिस इज फॉर मेंस पर्सपेक्टिव। एक सवाल तो इस पे मेंस पे एक्सेप्ट कर लो, एक्सपेक्ट कर लो, एक्सेप्ट कर लो, क्या एक्सपेक्ट कर लो, ठीक है। देखो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ना OPCW, इसको जो है नोबेल पीस प्राइज भी मिला है, क्योंकि ये क्या चाहता है ना कि केमिकल वेपन्स का यूज कम हो, पर वही है, यूज कम करने का सोचना और करने में अंतर होता है। अभी G20 आपकी ब्राजील में आपने देख लिया, 18th G20 समिट था और पहली बार अफ्रीकन यूनियन फुल टाइम मेंबर की तरह आया, क्योंकि हमने 2023 में इनको बना दिया था एज अ मेंबर ऑफ G20। फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस, ये भी आप मेंस के पर्सपेक्टिव से आप देखोगे इसको, प्री के नहीं, इसमें सब मेंस का ही फैक्टर है। इंडिया जर्मनी में भी मेंस का ही फैक्टर है, बस एक इंपॉर्टेंट चीज क्या देखनी है, एक्सरसाइजेस, जैसे डिफेंस एक्सरसाइज मिलान और तरंग शक्ति जो है हम लोग किसके साथ करते हैं, जर्मनी के साथ करते हैं, मिलान एंड तरंग शक्ति, इंपॉर्टेंट, तरंग शक्ति 1। और इटली और इंडिया के रिलेशंस, यहाँ भी मुझे कुछ प्री का अच्छा नहीं दिखा। इंडिया स्पेन के रिलेशन में आप याद रखो, इंडिया 6th लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है यूरोप में स्पेन का, और फर्स्ट ट्राइलेटरल पावर ट्रांजैक्शन किसके बीच में हुई, तो नेपाल, बांग्लादेश और इंडिया के ग्रिड, मतलब नेपाल से बांग्लादेश से नेपाल में क्या होगा, ट्राइलेटरल पावर का ट्रांजैक्शन होगा, यहाँ से वहां, और 40 मेगावाट का पावर एक्सपोर्ट किया जाएगा। यूएस, जापान, साउथ कोरिया, इन सब ने डीजी फ्रेमवर्क साइन किया है। ये डीजी फ्रेमवर्क क्या है, तो पहले देख लो, यूएस, जापान, साउथ कोरिया और पार्टनरशिप में इंडिया के साथ ये लोग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इनहांस करेंगे, जैसे 5G, AI वगैरह वगैरह, क्वांटम टेक्नोलॉजी वगैरह। ये हमने देख ही लिया था, इंडियन केमिकल काउंसिल को हाग अवार्ड मिला है, तो अवार्ड अब अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है तो इंपॉर्टेंट है। ये एलिमिनेट करना चाहता है केमिकल वेपन को, वही वाली चीज। देन ट्राइटन आइलैंड, ट्राइटन आइलैंड कहाँ पे, तो चाइना में। चाइना ने एक इमेज निकाली जिसमें उन्होंने देखा कि वो बहुत ज्यादा मिलिट्री बेस सेटअप कर रहे हैं ट्राइटन आइलैंड पे। ये कहाँ पे, तो वही है जो चाइना अपनी 9 डैश लाइन पे हाथ जमाता रहता है ना, वहीं पे पैरासेल्स आइलैंड है, वहां पे है। और ये आइलैंड को चाइना भी क्लेम करता है, वियतनाम भी क्लेम करता है, ताइवान भी क्लेम करता है, और चाइना इसके 1974 से ही ले रखी है कंट्रोल। चाइना तो चाइना है भैया। इंडिया की नेबरहुड पॉलिसी पे हमने सागर ये सब बात की थी। एक है गुजराल डॉक्ट्रिन, ये भी हमारी नेबरहुड पॉलिसी के लिए, यहाँ पे नॉन रेसिप्रोसिटी, गुडविल जेस्चर और सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करने की बात की जाती है। इंडिया बांग्लादेश के हमारे रिलेशनशिप पर तो हम 1000 बार बात कर ही चुके हैं, याद रखो, डिफेंस एक्सरसाइज बांग्लादेश के साथ हम कॉरपैट करते हैं और बंगोसागर करते हैं। इंडिया रशिया हम लोग एम कर रहे हैं कि $100 बिलियन का ट्रेड कर सके। देन वी हैव इंडिया अल्जीरिया स्ट्रेंथनिंग डिफेंस टाई, इसमें भी कुछ काम का नहीं था प्री का। 6th AITIGA ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस कमेटी, देखो ये जो है वो मीटिंग न्यू दिल्ली में हुई, ये इम्प्लीमेंट हो रहा है 2010 में होगा। ये ट्रेड रिलेशंस इंडिया और आसियान के बीच में ठीक करेगा, बस इतना याद रखो, ट्रेड से रिलेटेड है, दैट्स इट, और कुछ इतना ध्यान नहीं रखना। देन लेट्स टॉक अबाउट इकोनॉमी। देखो FRBM एक्ट पे हमने पहले भी बात की थी जब मैं आपको डेट टू GDP रेशियो बता रही थी। FRBM एक्ट NK सिंह ने रेकमेंड किया था। इसमें क्या बोला गया था कि जो डेट टू GDP रेशियो उसको 60% रखने का, 2003 में आया था, इस पे हमने बच्चे से बात की थी। लेट्स टॉक अबाउट नेट बोरोइंग सीलिंग। नेट बोरोइंग सीलिंग क्या करेगा, किसकी बोरोइंग की लिमिट पे सीलिंग लगाएगा, स्टेट की। हमारा स्टेट कितना पैसा ले सकता है, इस पे सीलिंग लगाती है, कौन लगाती है, सेंटर। अगर मैं एक स्टेट हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यूपी स्टेट हूँ और मुझको सेंटर से पैसा लेना है या कहीं से भी बोरो करना है, तो मुझे सेंटर का कंसेंट लेना पड़ेगा लोन के लिए। अगर कोई प्रीवियस लोन मेरा आउटस्टैंडिंग है सेंटर के पास, मैंने 10 लाख लोन ले रखा है, फिर से मैं 20 लाख लूंगी, तो मुझको पूछना पड़ेगा सेंटर से, कौन से आर्टिकल के अंदर, तो आर्टिकल 293 क्लॉज 3 के अंदर बोलता है कि स्टेट हैज टू टेक कंसेंट फ्रॉम द सेंटर। और सेंटर जो है ना स्टेट की सारी बोरोइंग को गवर्न करता है, चाहे वो ओपन मार्केट से लोन ले या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले। तो अब इतना जान लो, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। सवाल बोल देंगे कि इज इट रिटन इन कॉन्स्टिट्यूशन, आप सोचो है कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों ही लिखा होगा, लिखा है भैया। देखो फूड इन्फ्लेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैकर होता है, इसको CPI और WPI से हम लोग मेजर करते हैं कि इंडिया में कितना फूड इन्फ्लेशन है, फूड में कितनी महंगाई है। देखो CPI से पहले स्टार्ट करते हैं। CPI इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स।
ये जो है मंथली रिलीज होता है। नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस जो है सीपीआई रिलीज करता है। सीपीआई का बेस ईयर 2012 है। ये जो है वो इन्फ्लेशन टारगेटिंग में आरबीआई को बहुत मदद करता है। आरबीआई को अगर इन्फ्लेशन टारगेट करना तो सीपीआई का डेटा लेता है, डब्ल्यूपीआई का नहीं, याद रखना। सीपीआई के अंदर अलग अलग कैटेगरीज जैसे फूड, बेवरेज, हाउसिंग वगैरह, बट जब हम लोग डब्ल्यूपीआई, देखो सीपीआई जो है ना आपको एज अ कंज्यूमर लेवल पे डेटा देता है। कंज्यूमर आप हो तो कंज्यूमर लेवल पे डेटा सीपीआई देगा, जबकि डब्ल्यूपीआई जो है वो प्रोड्यूसर लेवल पे डेटा देता है, होलसेल प्राइसेस बताता है, नाम ही है होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसके 697 आइटम्स को ये कवर करता है। ये भी मंथली रिलीज होता है, बट ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर रिलीज करता है। ठीक है, जैसे सीपीआई को कौन रिलीज कर रहा था, नेशनल स्टैटिस्टिक, यहाँ ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। इसका बेस ईयर अलग है, 2011-12 है, बट इसका बेस ईयर 2012 था। ये बल्क गुड्स को देखता है, तो इसी से फूड इन्फ्लेशन पता चलती है। कोडो मिलेट पे हमने डिटेल में बात की थी कि एक ड्रॉट रेजिस्टेंट मिलेट है जो कि ट्राइबल रीजन में यूजुअली ग्रो होता है। ठीक है, गुजरात, एमपी वाले, और इसमें एक साइक्लोपाइनाजोइक एसिड है। ठीक है, और इसको खाने के वजह से बहुत सारे एलिफेंट मर गए थे। एलिफेंट्स की बहुत रैपिडली डेथ हुई थी कोडो मिलेट खा के, तो याद रखो साइक्लोपाइनाजोइक एसिड इज अ पॉइजन। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव कॉफी कल्टीवेशन पे हम बात कर चुके थे। रबर, देखो इंडिया 6 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नेचुरल रबर का, और सबसे ज्यादा में केरल से रबर मिलता है। हमारे जो रबर की ट्री है उसको पारा रबर ट्री कहते हैं। नेचुरल रबर में ना टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, इसलिए वो सुपीरियर क्वालिटी का होता है। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो क्या देखता है, फ्रॉड देखता है। कॉर्पोरेट में अगर कोई फ्रॉड है उसको इन्वेस्टिगेट करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर। ये व्हाइट कॉलर क्राइम्स को डिटेक्ट करता है, उसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। फेम स्कीम, बस याद रखो कि फेम स्कीम इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रमोशन के लिए बस। और इलेक्ट्रिक व्हीकल की जब भी बात आए ना तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड ही नहीं करते ये लोग, चार्जिंग स्टेशन का भी। अगर आपने बहुत सारी गाड़ियां ले ली और आपके पास पेट्रोल पंप ही नहीं है तो आप कहाँ से पेट्रोल भराओगे। वैसे ईवी होगी तो चार्जिंग स्टेशन भी तो होनी चाहिए, पर अभी चार्जिंग स्टेशन की कमी है। देन गानी, दैट इज ग्लोबल एक्सेस टू न्यूट्रिशन इंडेक्स। इसमें नेस्ले ने टॉप किया इस इंडेक्स को, ठीक है, रैंकिंग में, कि न्यूट्रिएंट रिलेटेड पॉलिसीज में सबसे बेस्ट नेस्ले है। और ये जो है पब्लिश करती है ये रिपोर्ट कौन, एक्सेस टू न्यूट्रिटिव इनिशिएटिव। 30 लार्जेस्ट फूड कंपनीज को इवेल्युएट करती है ये। कैरिकॉम क्या है, तो वो एक रीजनल इंटीग्रेशन और इकोनॉमिक कॉपरेशन देखता है 21 कैरेबियन नेशन में, तभी नाम है इसका कैरिकॉम। इसमें 15 मेंबर स्टेट, और कैरेबियन सी है ना आपका यूएस में, साउथ अमेरिका के पास, इधर कैरेबियन सी है, वहां पे ये जो है कॉपरेशन देखते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी और एग्रीकल्चर के बीच में। देन पैन 2.0 प्रोजेक्ट अपने डिजिटल इंडिया के टैक्स पेयर्स के लिए है। ये ई गवर्नेंस इनिशिएटिव है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, तो याद रखो पैन 2.0 प्रोजेक्ट इनकम टैक्स से रिलेटेड है, बस इतना से काम चल जाएगा। देखो जैसे हमने अलग अलग स्टैटिस्टिक्स देखी ना, तो बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक 2024 में हमने देखा कि मिल्क इंडिया सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा है, पर इंडिया का एग में प्रोडक्शन का रैंक सेकंड है, जिसमें आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा एग आता है। ग्लोबल वेज रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, आईएलओ, बस इतने से काम चल जाएगा। टेक्निकल टेक्सटाइल पे हम बात कर चुके हैं। देन वी हैव ऑपरेशनल फ्रेमवर्क ऑन रिक्लासिफिकेशन एफपीआई टू एफडीआई। देखो एफपीआई वर्सेस एफडीआई मैं आपको डिटेल में बताई थी। एफपीआई एफडीआई मैंने 1000 बार बताया कि एफपीआई का काम है पैसा लो भागो, एफडीआई जो है इन्वेस्ट करता है। एफपीआई को ना 10% ही इंडिया की कंपनीज की इक्विटी रखने का जो है अभी तक फ्रेमवर्क में अलाउड है, पर इसका रिक्लासिफिकेशन करने का सोच रहे हैं। लेट्स सी क्या रिक्लासिफाई करती है, आरबीआई ही करेगी। इसको रिक्लासिफाई करके हो सकता है गवर्नमेंट का अप्रूवल रिक्वायर है नहीं है, वो सारी चीजों को चेंज करें। याद रखो जो सेक्टर जैसे चिट फंड और गैम्बलिंग है ना, वहां पे आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट के अप्रूवल ना लो, लेना ही पड़ेगा। ओके, वहां अगर इन्वेस्ट करना है तो। नेक्स्ट वी हैव गोवर्धन स्कीम। गोवर्धन स्कीम इंपॉर्टेंट है, ये जो है ना वो ऑर्गेनिक वेस्ट और बायोगैस के लिए है। ये बायो फर्टिलाइजर्स बनाने की बात करता है, यानी हम लोग क्या करेंगे, गोबर से धन, दैट इज वेस्ट टू वेल्थ जनरेट करेंगे। ठीक है, और फिर ये मल्टी मिनिस्ट्रियल इनिशिएटिव होगी जिसको मैनेज करेगी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। देन वी हैव अमृत 2.0। अमृत 2.0 क्या है, ये एक आपका स्कीम है जिसपे हमने बात किया था, टैप कनेक्शन वाटर वगैरह से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पे भी हम बात कर चुके हैं। डीसिप्स, देखो डीसिप क्या होती है ना, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। ये ऐसी बैंक्स होती है ना विच आर टू बिग टू फेल। आरबीआई ने इसको रिलीज किया था 2014 में, मतलब ये इतनी बड़ी है ना कि अगर ये फेल करेंगे पूरी इकोनॉमी डिसरप्ट कर जाएंगी अपने साथ। तो डीसिप के अंदर जो डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स है, इसके अंदर 3 बैंक्स को डीसिप बनाया गया इंडिया में, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी। इसमें जिसमें ये दोनों प्राइवेट है और एसबीआई जो है अपना पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो अगर ये तीनों फेल कर गई तो इकोनॉमी चौपट हो जाएगी। सेनवैट क्या है, ये एक टैक्स है जिसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। मतलब अगर बार बार टैक्स दे रहे हो ना, एक्स्ट्रा पे टैक्स आपने पे किया तो
ये इनपुट टैक्स क्रेडिट में एक्स्ट्रा टैक्स के पैसे वापस मांग सकते हो। एग्रीवोल्टाइक सिस्टम, बस इतना याद रखो, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के ने हाईलाइट किया है कि एग्रीवोल्टाइक फार्मिंग होनी चाहिए। क्या है इसमें, एग्री से एग्रीकल्चर, वोल्टाइक से वोल्टेज, यानी ऐसा करो कि एग्रीकल्चर भी हो सके और सोलर एनर्जी भी हम हार्नेस कर सके। यानी देखो यहाँ पे देखो, क्रॉप उगा रहे हो, ऊपर सोलर पैनल्स लगे हैं, ऊपर से इसको क्या होगा कि क्रॉप्स को ज्यादा हीट में वो पक ना जाए, और ऊपर से सोलर पैनल से एनर्जी भी मिलती रहेगी, तो ये शेड प्रोडक्शन देगा और ये हीट स्ट्रेस से बचाएगा। तो पैनल की एंगल स्पेसिंग ऐसे करो कि सोलर एनर्जी भी काम करे और क्रॉप भी ग्रो करे, इसी को बोलते हैं एग्रीकल्चर और सोलर एनर्जी साथ में जनरेट कर रहे हैं, देन दिस इज एग्रीवोल्टाइक। अर्बन एंड देखो, उड़द और तूर दाल इंपोर्ट्स पे है कि ब्राजील से सबसे ज्यादा हम लोग ले रहे हैं। उड़द दाल के बारे में कि हम लोग इंडिया में बहुत ज्यादा लेते हैं। करीबियन, फिजी, म्यांमार में इंडियन कुजीन का फेमस पार्ट है, इसको ब्लैक ग्राम बोलते हैं उड़द दाल को, जबकि जो तूर दाल है उसको पिजन पी बोलते हैं, कैजनस काजन। ये आपके लैटिन अमेरिका में कल्टीवेट होती है, कैरेबियन वाले रीजन में। देखो जैसे हमने लाइफ स्टॉक सेंसस किया था ना, वैसे एक मरीन फिशरी सेंसस है 2025 का, इसने लॉन्च किया था ताकि फिशरी सेक्टर का डेटा हम लोग एनालाइज कर सके। फुली डिजिटल होगा, आजकल तो सारे ही फुली डिजिटल है, पर फायदा क्या है ना, ये पिछले वाले डेटा से 80% फास्टर इसका डेटा निकल के आया, ठीक है, फिशरीज के लिए ऑफ कोर्स। सी प्लेन पे हमने बात की थी कि सी प्लेन क्या होता है, तो याद रखो आंध्र प्रदेश पहला ऐसा सी प्लेन सर्विस बना, स्टेट बना है ना जो सी प्लेन सर्विस देगा, विजयवाड़ा से सिरीसलम तक। इससे पहले ना गुजरात में एक प्रोजेक्ट, छोटा सा पायलट प्रोजेक्ट हुआ था जो साबरमती से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक लेकर जा रहा था सी प्लेन। तो सी प्लेन क्यों इंपॉर्टेंट है, सी प्लेन वाटर में टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है, और दूसरी चीज है सी प्लेन रीजनल एयर कनेक्टिविटी में बहुत मदद करता है। तो जो उड़ान स्कीम है ना, वो सब यही चाह तो रही थी कि हम लोग रीजनल कनेक्टिविटी लाएं। तो इसमें फ्लाइंग बोट और फ्लोट प्लेन्स, दो तरह की चीजें आपको दिखेंगी। ये आप यहाँ से यूपीएससी के मेंस के लिए यहाँ से आप पॉइंट्स ले सकते हो कि रेलवे को कैसे हम लोग बढ़ाएंगे। फिर रिसिप और सीटीपीपी, इसमें हम लोग पार्ट है नहीं, तो आपको पता ही है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, आपको पता है इंडिया में विमेन जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है वो इंडिया में कैसे मिलता है लोगों को। विमेन को जो है ना 2 ट्रिलियन तक हम दे चुके हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब डायरेक्टली पैसा देना अकाउंट में। तो पीएम किसान और भी बहुत सारी स्कीम्स है जिसके अंदर डायरेक्ट पैसा मिलता है, इसमें कैश दिया जाता है। तो किसकी मदद से दे पाते हैं, जैम ट्रिनिटी, ये बहुत अच्छा टर्म है जो आप GS3 में यूज कर सकते हो। जनधन, आधार, मोबाइल और यूपीआई भी बहुत हेल्प करता है डायरेक्ट पैसा देने में। उसके बाद ये नॉन फार्म जॉब्स, ये तो इम्पोर्टेंट है नहीं। देन वी हैव WOH, वो जैसे WHO होता है ना, वैसे ही वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ है। ये क्या देखेगी ना, ये देखेगी कि क्या हेल्थ एनिमल्स का कैसे चल रहा है। तो इंडिया में एक्सपर्टीज है एक्वाइन पायरोप्लाज्मोसिस ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब एक्वाइन मतलब रिलेटेड टू हॉर्स होता है, ठीक है। तो ICAR जो अपना इंडिया का है ना, उसका एक्वाइन को WOH रेफरेंस लैबोरेटरी स्टेटस मिल गई है, मतलब हमारी रेफरेंस लैबोरेटरी की तरह काम कर सकते हैं। नैनो फर्टिलाइजर्स तो आपको पता है कि नैनो कोटिंग करते हैं, तो ज्यादा अच्छे से प्रिसाइज वे में आप डाल सकते हो, वेस्ट नहीं होता है न्यूट्रिएंट का, वेस्टेज से बचाता है, और एब्जॉर्प्शन भी बढ़ती है और कॉस्ट भी कम होता है। तो आपको इस पे मैंने बताया था कि म्यूरेट ऑफ पोटैश पे नैनो मटेरियल की कोटिंग करने की बात की जा रही है। और मुर्मागो पोर्ट अथॉरिटी जो है आपकी गोवा में है, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीजें थी। और बीटा जो बिहार में, वहां ड्राई पोर्ट बना है क्योंकि बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है, तो वही चीज है। चलो फिर, with this I am ending this session, we will meet another time. Thank you.